मैं कमिंग। तुमने मेंशन नहीं किया लीव कितने दिनों की चाहिए? क्योंकि मुझे मालूम नहीं कितना वक्त लग जाएगा। कहीं जॉब छोड़ने का प्लान तो नहीं है? नहीं लौटा तो ऐसे ही समझ लीजिए। तुम ठीक तो? सब ठीक है ना? हाँ ठीक हो, बस एक ज़रूरी काम आ पड़ा है। कैसा जरूरी काम? हिंदी पिक्चर नहीं है, इस्तीफा जेब में लेके घूमते हो। पर बिना नोटिस पीरियड के इंडेफिनेट लीव पर सरकारी नौकर भी नहीं जाते। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ऐसा कौन सा जरूरी काम है? एक ज़रूरी काम। तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात है जो तुमने प्रोफाइल में मेंशन ना की हो? कोई सीक्रेट? सीक्रेट सब सबकी लाइफ में होते हैं, जो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। सिर्फ अकेले जीते उस सीक्रेट के साथ। तुम्हारी बातें अजीब लग रही हैं, टू बी फ्रैंक एबनॉर्मल लग रही हैं। ठीक है, अपना ज़रूरी काम पूरा करो। आई होप तुम्हारा ये ज़रूरी काम तुम्हारी बातों जितना एबनॉर्मल ना हो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं निकल रहा हूँ। सुनो, आज लौट के विनोद से बात कर लो ना। मैं सोच रहा हूँ विनोद को यहीं बुलवा लेते हैं। क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? कुछ बोलो तो। मम्मी बताओ तो सही, क्या हुआ? कुछ बोलो तो। ऑन द स्पॉट डेड सर। बॉडी पे 3 गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर? हाँ सर, वॉक के लिए बाहर निकले थे, एक आदमी वहां से घुस। यहाँ कई कदमों के निशान हैं, कुछ धुंधले भी हैं। इनमें से कुछ निकालना चांसेस कम है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ निकाल सकूँ। इंस्पेक्टर, मैं रोज वॉक पर जाने से पहले यहाँ पौधों को कुछ देर पानी देता हूँ। जगदीश जी गुजरते थे यहाँ से, मैं उनको हाथ दिखाता और आज भी वैसा ही हुआ। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। गुड मॉर्निंग अविनाश जी। ये हमारा रोज का रूटीन था और उसके आधे घंटे के बाद मैं वॉक पर निकलता, पर आज भी मैंने ऐसा कुछ अटपटा नहीं देखा और ना ही कोई जगदीश जी का पीछा कर रहा था। महेंद्र जी, ठीक से याद कीजिए, सुबह कौन कौन गुजरा था आपके सामने से? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गुजरा था। मेरे वॉक से आने का और जगदीश जी के वॉक पर जाने का समय लगभग एक सा ही है और ठीक इसी पॉइंट पर हम रोज एक दूसरे को क्रॉस करते थे। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। गुड मॉर्निंग महेंद्र जी। सागर पुलिस स्टेशन से 2 साल पहले रिटायर हुए थे जगदीश चौहान जी। फैमिली से कुछ पता चला? अभी शौक में। छोटा बेटा पीयूष मुंबई से 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आए हैं यहाँ पे जबलपुर में, और बड़ा बेटा विनोद दिल्ली से निकल चुका है। सर, लगभग 1 दर्जन लोगों से बात हुई जो रोज सुबह जगदीश जी को वॉक पे मिलते थे। किसी ने आज कुछ भी अटपटा नहीं देखा। क्राइम सीन के पास कोई नहीं था? किसी ने कुछ तो देखा सुना होगा। सर, शूट आउट लगभग 7 और 7:20 के बीच में हुआ हो।
7 बजे एक आदमी ने जगदीश जी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए क्रॉस किया और 7:20 पे प्रताप सिंह ने हमको फ़ोन किया। यहाँ आपकी हाउसिंग कॉलोनी से निकलते, उसके बाद लक्ष्मी नगर के एंट्रेंस से निकलते, यहाँ तक लोग उन्हें रोज मिलते, विश करते। उसके बाद वो इस छोटे ब्रिज से आगे जाते और ये आगे की रोड नोन नहीं हो जाती, और फिर यहाँ से मॉर्निंग वॉकर्स और बाकी का ट्रैफिक लगभग ना के बराबर। पीयूष विनोद, इस पॉइंट पर मॉर्निंग वॉकर्स नहीं होते ये उसे पहले से पता था। या तो वो इस जगह से वाकिफ था या फिर उसने 2-3 दिन नजर रखी होगी और उसके बाद ये स्पॉट तय किया होगा मर्डर करने के लिए। क्लोज रेंज से 3 गोलियां दागी गई हैं उन पर, मतलब क्लियर कट उसका इरादा मर्डर ही था, क्योंकि लूटपाट तो कोई हुई नहीं। कौन हो सकता है सर? ये पता करने के लिए लीड आपको हमें देनी होगी। किसी के साथ कोई दुश्मनी, धमकी, ऐसी हत्याएं गर्मा गर्मी में नहीं होती, बाकायदा प्लानिंग की होगी उसने। किसी पर शक है तुम्हें? क्या शक करें सर? किस पे शक करें सर? कोई दुश्मनी, कोई धमकी, किसी के साथ कोई अनबन? पापा तो रिटायर हो चुके थे सर, 2 साल बाद क्या कोई दुश्मनी निकालेगा? सर 2 साल से शांति से मम्मी के साथ रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। देखो विनोद, पीयूष, अगर तुम्हारे पापा ये केस हैंडल कर रहे होते तो वो भी यही कहते कि किसी ने पुरानी दुश्मनी पाल रखी थी जो निभाई। क्लोज रेंज से 3 गोलियां दागी गई हैं उनके सीने पर। मैम, किसी खतरे या धमकी के बारे में कुछ बता पाएंगी तो हमें तहकीकात करने में काफी मदद मिलेगी। एक ईमानदार और नेक पुलिस ऑफिसर थे मेरे पति। रिटायरमेंट के बाद किसी से कोई झगड़ा और बैर नहीं था उनका। और अगर पापा जी को किसी से कोई खतरा महसूस होता या किसी ने कोई धमकी दी होती तो वो हमसे जरूर शेयर करते, कम से कम मम्मी जी से तो नहीं छुपाते। मैं कमिंग? हो गया? वेकेशन पूरा हो गया? कितने दिन हुए? लेट मी सी। आज 17 मार्च, तुम दिसंबर में गए थे, 4 महीने बाद मुंह दिखा रहे हो, वो भी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह। मैं आई कम इन? मैं सोच रहा था कि इस पोजीशन पर आप लोगों को अभी कोई चाहिए तो मैं दोबारा अप्लाई कर सकता। तुम्हारा जरूरी काम पूरा हो गया? जी। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था? नहीं। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो जो दिखता है वो है नहीं। तो कहीं कोई सीक्रेट एजेंट, कोई स्पाई, कोई जासूस तो नहीं है जो दिखावे के लिए एक नॉर्मल सी जॉब करता है और बीच में अचानक गायब होकर अपना कोई सीक्रेट मिशन पूरा करके आता है? अगर अब भी जगह खाली हो तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे जॉब की जरूरत है। मारा तो गया है और स्टाइल किसी पेशेवर का लगता है। मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लानिंग बाहर से हुई होगी। ये जगदीश चौहान जबलपुर में कभी पोस्टेड तो था ही नहीं, ये तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेटल हुआ था। सर उनकी सर्विस के आखिरी 3 साल के दौरान मैं उनके अंडर में ही काम कर रहा था और सागर में जगदीश सर ने बहुत सारे केस हैंडल भी किए, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा कोई केस नहीं आ रहा है कि जिससे उनकी जान के ऊपर कोई खतरा आ जाए। वो तुम उन 3 सालों में जितने केस भी उनके पास आए थे सबको खंगालो दोबारा से। यस सर। रिटायर होने के बाद यहाँ जबलपुर में किसी के साथ उनकी अनबन का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सर, जगदीश चौहान भोपाल को बिलोंग करते हैं। वहाँ पे उनकी पुश्तैनी कोठी भी है और 2 फ्लैट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। तो फिर यहाँ जबलपुर में क्यों रह रहे थे? सही, मौजूदा कोठी उन्होंने 10 साल पहले खरीदी थी। यहाँ जबलपुर सेटल होने का प्लान उनका काफी पहले से था। प्रॉपर्टी को लेकर कोई अनबन? उनके बेटे विनोद और पीयूष के बीच कुछ? ये कैसा वाहियात सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? मेरे बेटे अपने पापा का कत्ल करेंगे और वो भी प्रॉपर्टी के लिए। तुम पूछना क्या चाह रहे हो भैया? पापा ने कुछ बताया था तुझे? किस बारे में? किसी खतरे के बारे में? हाँ। कोई खतरा होता तो वो सिर्फ मुझे क्यों बताते भैया? आपको और मम्मी को क्यों नहीं? मीनाक्षी जी, आए दिन ऐसा होता है? हमारे घर में नहीं होता सर। दोनों, पीयूष और विनोद, अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। क्या दोनों भाइयों, पीयूष और विनोद, इन दोनों के बीच में कोई अनबन थी? किसको क्या मिलेगा को लेकर? बिल्कुल नहीं। हमारा जो कुछ भी है वो उन दोनों का ही है। आप सिर्फ खतरे के बारे में पूछना चाहते हो या कुछ और बात है? और तुझसे क्या पूछ सकता हूँ? थोड़ा अजीब नहीं है? आप मुझसे ही बात पूछ रहे हो। मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया था, पर मम्मी पापा मुझसे भी उतनी बातें करते हैं जितनी आपके साथ किया करते थे। अरे पीयूष, तू था यहाँ छुट्टी
इसीलिए पूछा कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ बताया था, तो उस पर इल्ज़ाम या आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इल्ज़ाम? आरोप? आप लगाना भी चाहो तो क्या इल्ज़ाम आरोप लगा सकते हो मुझ पर भैया? अरे तो इस पर आरोप लगा ही नहीं रहा हूँ। तो फिर आपने ये आरोप इल्ज़ाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किस लिए किया? ये कुछ और ही है। क्या कुछ और? नहीं पता मुझे, और मेरे पति को भी नहीं पता था। अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर मुझे बताते। मीनाक्षी जी, अपनी 35 सालों की सर्विस में जगदीश जी ने सैकड़ों केसेस हैंडल किए होंगे। हम उनकी सभी पोस्टिंग पर पता करेंगे, पर क्या उन्होंने कभी आपको किसी केस के बारे में कुछ बताया, किसी खतरे के बारे में? जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे वहाँ से फुटेज बरामद किया गया, पर किलर या किलर्स कहाँ से आए होंगे जगदीश जी के रेगुलर मॉर्निंग वॉक वाले रोड पे, ये अभी तक पता नहीं चल सका। खबरियों के साथ सीसीटीवी फुटेज शेयर की जा रही है सर। शायद कोई पासरबाई में हिस्ट्री शीटर हो। हालांकि मां मना कर रही है, और दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अनबन हो सकती है। सब उज्जैन से सब इंस्पेक्टर ललित पुचौरी का कॉल है। कह रहे हैं 1 महीने पहले कोई जगदीश चौहान जी के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। सर, मुझे नहीं पता कि इस बात का क्या कनेक्शन हो सकता है जगदीश सर के मर्डर से, लेकिन 14 फरवरी को एक बंदा आया था मेरे पास। सर, वो सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश चौहान के बारे में जानना चाहता था कि इस वक्त वो कहाँ पोस्टेड होंगे, और अगर रिटायर हो गए हैं तो कहाँ सेटल होंगे। वो ऐसा क्यों पूछा था? क्या काम था उसे? वो बोला दूर का रिश्तेदार है जगदीश चौहान का। और तुमने जानकारी दे दी कि वो जबलपुर में सेटल हुए? नहीं दी थी सर, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि जगदीश जी 2008 में उज्जैन में पोस्टेड थे। तब मैं यहाँ नहीं था, लेकिन ये बात उस बंदे को पता थी। नाम क्या है इस रिश्तेदार का? उसने अपना नाम रवि कुमार बताया था सर। मेरे दूर के रिश्तेदार है वो। बस सिर्फ इतना पता है कि 2008 में उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। देखिए रवि कुमार जी, मैं यहाँ 2013 में आया, तब तो यहाँ नहीं थे। लेकिन सर उससे पहले यहाँ पर जरूर थे। बाहर बोर्ड पर नाम भी लिखा उनका। राजेश जी, ये सीनियर इंस्पेक्टर जगदीश चौहान जी याद है आपको? 2008 से 2012 तक यहाँ पोस्टेड थे। सर, उन्हें कोई कैसे भूल सकता है? उनके ऐसे ऑफिसर कोई रोज रोज थोड़ी आते हैं। सर, इस वक्त कहाँ पर हो सकते वो? ये रवि कुमार है, उनके दूर के रिश्तेदार। ढूंढ रहे हैं उन्हें। पता करना पड़ेगा सर। 2012 में उनका ट्रांसफर हो गया था यहाँ से। सर, मुझे उनसे मिलकर पर्सनली शुक्रिया अदा करना है। उनके बहुत एहसान रहे मेरे फैमिली पर। सर प्लीज पता करके बताइए ना उनका एड्रेस। आप अपना नंबर दे दीजिए, पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। वैसे कहाँ रहते हैं आप? कोलकाता से। मैंने उस रवि कुमार को फोन पर बता दी थी। रवि, इंदौर के बाद उनका कहाँ ट्रांसफर हुआ मुझे ये तो नहीं पता। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इंदौर के कौन से थाने में? रवि कुमार? उसने उज्जैन पुलिस को बताया कि वो आपका दूर का रिश्तेदार है। ऐसा कोई दूर का रिश्तेदार मेरे ध्यान में तो है नहीं जिसका नाम रवि हो। फरवरी या फिर उसके बाद आपसे कोई मिलने आया था मीनाक्षी जी? कोलकाता का रवि कुमार? ऐसा कोई रिश्तेदार है ही नहीं हमारा, न दूर का न पास का। और कोलकाता से तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। सर, मैं इंदौर पुलिस से पूछता हूँ, ये रवि कुमार वहाँ आया था पूछता हुआ? अगर ये वहाँ गया था तो एक लीड हो गया हमारे। तुरंत कांटेक्ट करो इंदौर थाने से। राइट सर। ललित, ये रवि तुम तक पहुँचा कैसे? कोई आइडिया? नहीं सर। इस रवि ने कोलकाता का कोई एड्रेस दिया था तुम्हें? नहीं सर, मतलब मैंने पूछा नहीं सर। उसने कहा वो रिश्तेदार है, मुझे लगा उसे पता होगा कि जगदीश जी उज्जैन में पोस्टेड थे। सच कहूं तो सर मुझे देखकर लगा नहीं कि वो बंदा कुछ गलत करने निकला हो। कोई नहीं, उसने जो तुम्हें नंबर दिया था वो अपने फोन से ढूंढ कर दो, हम उसे आगे लेकर जाएंगे। पंकज तकरीबन 17 या 18 फरवरी को आया होगा तुम्हारे पास जगदीश चौहान को ढूंढता हुआ। रवि कुमार नाम था साथ में। हाँ, एक आदमी तो आया था जगदीश चौहान के बारे में पूछता हूँ। 19 फरवरी को आया था मेरे ख्याल से, और उसका नाम रवि कुमार तो नहीं था। उसने अपना नाम ब्रजेश शर्मा बताया था, रवि कुमार नहीं। ब्रजेश शर्मा? पक्का यही नाम बताया था? हाँ, पक्का। क्योंकि वो आदमी 2 दिन से आगे सर पर बैठा रहा कि बताओ जगदीश चौहान की पोस्टिंग कहाँ हुई है। और यार मैं पहले ही परेशान था, एक केस में उलझा हुआ था ना। सर 2012 से 2014 तक जगदीश चौहान जी की पोस्टिंग यहीं पर थी। रही होगी भाई, लेकिन मैंने तो यहाँ पर 6 महीने पहले ज्वाइन किया है। सर प्लीज आपके रिकॉर्ड चेक करके बताइए ना, यहाँ के बाद वो कहाँ गए? ऐसा है दोस्त, रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकलवाना, उन्हें छांटना, इन सब में वक्त लगता है, मेहनत लगती है ब्रजेश शर्मा। और वैसे भी इस वक्त हम लोग एक डबल मर्डर केस में उलझे होंगे। 1 हफ्ते बाद आना। पर वो आया नहीं, और मैं भी पता लगाना भूल गया। पर उसका नाम ब्रजेश शर्मा है, ये तुम्हें याद रहा? मेरे साले का नाम भी ब्रजेश शर्मा है, इसलिए याद रह गया।
उसने अपना कुछ पता या फोन नंबर वगैरह कुछ दिया तुम्हें? नहीं दिया, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। वो क्या है कि जल्दबाजी में उसे रफा दफा कर दिया। वो डबल मर्डर केस था ना जो, वो बेताल की तरह पीठ पर बैठा हुआ था यार। उसने अपने कोलकाता से होने की बात की थी क्या तुमसे? या सच बताऊं संजय, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सर मुझे तो उसने अपना नाम रवि ही बताया था, रवि कुमार। हाँ सर, जब मैंने उससे फोन पर बात की थी तो रवि कहकर ही की थी। क्या यही हमारा सस्पेक्ट है? उज्जैन का रवि और इंदौर का ब्रजेश। और सर, जगदीश चौहान जी की पत्नी को नहीं याद कि उनसे कोई मिलने आया था। सर अगर वो रवि को नहीं जानती है तो वो बंदा ब्रजेश नाम भी फर्जी इस्तेमाल कर रहा होगा 100%। हो सकता है ये जगदीश जी का निजी मसला हो, शायद पुश्तैनी कोठी को लेकर। पर सर सवाल ये है कि उज्जैन और इंदौर से होता हुआ वो बंदा यहाँ जबलपुर कैसे पहुंचा? कहीं आप दोनों में से तो किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि जगदीश चौहान जी यहाँ जबलपुर में सेटल हुए हैं? सर ये नंबर 444789543 जिसे रवि कुमार ने उज्जैन में ललित को दिया था, जिस पर राजेश ने कॉल बैक किया था, वो नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। रिकॉर्ड्स होगा, ट्रैकिंग पर डाल दो तुरंत। सर सवाल ये है कि वो बंदा उज्जैन कैसे पहुंचा? उसने कहीं से तो पता किया ही होगा कि जगदीश चौहान जी की पोस्टिंग 2008 से लेकर 2012 तक उज्जैन में थी। ललित, राजेश, स्केच आर्टिस्ट को इस आदमी का तुम दोनों हुलिया बता पाओगे? कोशिश कर सकते हैं सर। करो कोशिश, हमें इस आदमी का रहस्य खोलना ही होगा। चल से चल। और यार संजय, मैंने उस ब्रजेश शर्मा को 2 दिनों में कुछ ही मिनटों के लिए देखा बस। यार पंकज, ट्राई तो कर। उज्जैन पुलिस के पीएसआई ललित और कांस्टेबल राजेश भी कोशिश कर रहे हैं। जब हम पब्लिक गवाहों को स्केच के लिए बिठाते हैं तो हमारा भी बैठना बनता है यार। जगदीश जी का पुलिस सर्विस रिकॉर्ड मंगवाओ, पता करो कि उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है। उनके हर केस को बारीकी से टटोलो। ये किसी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। इस दुश्मनी की जड़ या तो किसी केस में हो सकती है या फिर फैमिली का भी कोई मसला हो सकता है। कोई जगदीश सर को ढूंढ रहा था और यहाँ पर मैं उन केसेस को टटोल रहा हूँ जिनमें उनकी जान को खतरा हो सकता था। बड़ी अजीब बात है ये। अजीब तो है गौतम, हमें नहीं पता इस आदमी को कैसे पता चला कि जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए हैं, पर इतना जरूर है कि ये जगदीश जी को पहले से जानता होगा। मुझे तो ऐसा कोई आदमी ध्यान में नहीं आ रहा है जो यहाँ सागर में जगदीश सर के बारे में पता करते हुए कभी आया हो, जबकि इंदौर से उनका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था और 2014 से 2016 तक वो यहीं पे थे और यहीं से वो रिटायर भी हुए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है। पहले रवि कुमार और अब ब्रजेश शर्मा, पर हमारे रिलेटिव में किसी का नाम ब्रजेश या रवि नहीं है। क्या ये दोनों फर्जी नाम किसी एक ही आदमी के हैं? जब ये आदमी इंदौर और उज्जैन में जाकर पापा के डिटेल्स मांगता है, दोनों पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने वेरीफाई नहीं किया, किसी को डाउट नहीं हुआ, किसी ने डिटेल तक नहीं ली उस आदमी की। क्यों? उसने कहा कि तुम्हारे पापा उसके दूर के रिश्तेदार हैं, तो इसमें भला कोई शक क्यों करने लगेगा? उसने कहा कि वो कोलकाता से है, शायद ये भी झूठ हो सकता है, पर हमें शक है कि वो जगदीश जी को आप सभी को जानता है। शायद आप लोग भी उसको जानते हो। नहीं है हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार। आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। हो सकता है ये आदमी जगदीश जी की साइड का हो, जिसको लगा कि उसके साथ गलत किया है जगदीश जी ने, अतीत का कोई मसला जिसकी वजह से उसने जगदीश जी को ढूंढ निकाला। ये आदमी उज्जैन और इंदौर पुलिस स्टेशन में जाकर सिर्फ जगदीश जी के बारे में इंक्वायरी करता है। जरूर ये कोई पुरानी बात रही होगी। जी मुझे कुछ नहीं पता। सर हमारे पापा उनके पिताजी के इकलौते बेटे थे और हमारी ऐसी कोई बड़ी फैमिली भी नहीं है, तो कौन हो सकता है ये दूर का रिश्तेदार? हम उसका स्केच बनवा रहे हैं, आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, पर प्लीज आप लोग थोड़ा और सोचिए। वो जो भी है जरूर उसकी निजी दुश्मनी रही होगी जगदीश जी से और परिवार से, नहीं तो कम से कम परिवार के साथ जुड़ा होने की संभावना तगड़ी है। सर 35 साल के सर्विस में जगदीश जी मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों और कस्बों में सर्व कर चुके थे, लेकिन जबलपुर में उन्होंने कभी सर्व नहीं किया और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जबलपुर में सेटल होने की बात सोची। क्या उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ था जिसके बारे में उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया और इसी वजह से
पिछली पोस्टिंग की सारी जगहों को छोड़ के उन्होंने इधर जबलपुर को चुना, बट किसी ने उन्हें इधर भी ट्रेस कर लिया। उनकी एक पोस्टिंग को खंगालते हैं और उससे पहले ये पता करना है कि उस आदमी को उनके जबलपुर में होने की बात कैसे और किसने बताई। उज्जैन से पहले उनकी पोस्टिंग भोपाल में थी। एक बंदा आया तो जरूर था, इंस्पेक्टर जगदीश चौहान जी का कोई रिश्तेदार। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो बातचीत करते समय काफी इमोशनल हो गया था। और कमल, क्या नाम बताया था उस आदमी ने? ब्रजेश शर्मा या रवि कुमार? नहीं नहीं, उसने तो अपना नाम संजीव तिवारी बताया था। अच्छा, संजीव तिवारी। कब आया था मिलने? जनवरी में आया था, मुझे याद है। यही कोई 26 जनवरी के 2-3 दिन पहले। कहते हैं अगर सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात जुड़ जाती है। तब तो वो आपसे जरूर मिल जाएंगे संजीव जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें आपसे मिलाने की। उनका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उनके बहुत उपकार है मेरे परिवार पर। लेकिन जहां तक मुझे याद है संजीव जी, जब उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो उनका रिटायरमेंट होने वाला था। लेकिन रिटायर होने के बाद कहीं पर तो गए होंगे ना? जरूर गए होंगे। अरे हरीश जी सर, वो अपने जगदीश जी थे ना, उनके दूर के रिश्तेदार हैं संजीव तिवारी। कई सालों से टच में नहीं है, अब एड्रेस ढूंढ रहे हैं। जरा इनकी मदद कर दो उनका एड्रेस ढूंढने में। आप रिश्तेदार हैं? जी। और आपको पता नहीं? क्या? जहां तक मुझे याद है जगदीश जी अब नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे नहीं मर सकते। अरे भाई, जीना मरना अपने हाथ में थोड़ी होता है। नहीं, मुझे उनसे एक बार मिलना ही था। मुझे उनसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना था। मुझे उन्हें बताना था कि वो मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या मायने रखते हैं। लेकिन कांस्टेबल हरीश ने ये कैसे कह दिया कि जगदीश जी नहीं रहे? दरअसल हरीश किसी और को जगदीश जी समझ बैठा था। उसके बाद उसने संजीव तिवारी को फोन भी कर दिया था और उसे बता दिया था कि जगदीश जी जिंदा हैं और उनका एड्रेस भी दे दिया था। कांस्टेबल हरीश ने उस आदमी को जनवरी में बताया कि जगदीश जी कहाँ हैं? हाँ, और हरीश ने ये बात मुझे खुद आकर बताई भी थी। गलती होगी सर। दरअसल एक जतिन जी चल बसे थे ना, मैंने पता नहीं क्यों जगदीश जी कह दिया। संजीव तिवारी को बता दिया? वो तो टूट गया था उस दिन। हाँ सर, बता दिया कि जगदीश जी सही सलामत हैं और रिटायर हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद दे रहा था, कह रहा था कि उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। जब जनवरी में उसे पता चल गया था कि जगदीश जी जबलपुर में हैं, तो फरवरी में वो उन्हें उज्जैन क्यों ढूंढने चला गया? ये तो मुझे नहीं पता, पर जब मुझे खबर मिली कि जगदीश जी को मार डाला गया है तो सबसे पहले मुझे ये संजीव तिवारी याद आया। मुझे इस कांस्टेबल हरीश से बात करनी है। कुछ गणित बैठ नहीं रहा ठीक से। ये जरूर कोई निजी मामला है। हाँ सर, जब कांस्टेबल हरीश ने संजीव तिवारी को एक गलत खबर दी कि जगदीश चौहान नहीं रहे, तब वो काफी इमोशनल हो गया था। सर, जनवरी में सही खबर मिलने के बाद भी वो बंदा फरवरी में उज्जैन गया जगदीश चौहान को पूछता हुआ। सर, काफी अजीब मामला है। लगता है हरीश है सर। हेलो, जैन सर, कांस्टेबल हरीश बोल रहा हूँ, भोपाल पुलिस स्टेशन से। अच्छा, ये संजीव तिवारी जो जगदीश चौहान को ढूंढता हुआ आया था? हाँ सर, अभी कमल सर ने सारी बात बता दी है मुझे। अब क्या कहूँ सर, इतनी मेहनत से जगदीश जी का पता मिला था मुझे, और देखो क्या कर दिया इसने। जनवरी में तुमने संजीव तिवारी को बताया था कि रिटायरमेंट के बाद जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए? नहीं सर, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैंने तो उसे बताया था कि जगदीश जी भोपाल में सेटल हुए हैं रिटायरमेंट के बाद, और उनका एड्रेस भी दिया था। जबलपुर के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। थैंक यू सो मच हरीश जी। मुझे पता था कि वो इस दुनिया से ऐसे नहीं जा सकते। वैसे भोपाल में कहाँ पर रहते वो? एड्रेस लिख लोगे संजीव? या ऑफ कोर्स, मैं तो सालों से उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। बोलिए। कमल, भोपाल का जो एड्रेस कांस्टेबल हरीश ने संजीव को दिया था, पता करो। एक तो ये कि जगदीश चौहान जी वाकई में वहाँ रहते थे, और दूसरा ये संजीव वहाँ पर गया था या नहीं गया था। हम जगदीश जी की फैमिली से भी बात करते हैं। जी सर, मैं अभी निकलता हूँ उस एड्रेस के लिए। नहीं, भोपाल में हम कभी रहे ही नहीं। बस मेरे पति की पुश्तैनी कोठी है वहाँ पर। जनवरी में आप लोग भोपाल में थे क्या? नहीं, हम यहाँ जबलपुर में ही थे। इनके रिटायर होने के बाद हम यहाँ जबलपुर आ गए, और यहाँ से कहीं नहीं गए। दिल्ली मुंबई तक नहीं गए, जहाँ मेरे बेटे रहते हैं। सर, जिस नंबर पर कांस्टेबल हरीश ने संजीव तिवारी से बात की थी, ये वही नंबर है जो रवि कुमार उर्फ ब्रजेश शर्मा ने उज्जैन में PSI ललित को दिया था। 444-789-543। अब तो क्लियर है, यही बंदा हमारा सस्पेक्ट, रवि उर्फ ब्रजेश उर्फ संजीव। इसी ने हत्या की है जगदीश चौहान जी की। अब हमें जनवरी में इसके भोपाल में होने का रहस्य खोलना है।
जी। जगदीश चौहान जी का घर यही है? जी मैं ही हूँ जगदीश चौहान। जगदीश जी, दरअसल हम लोग जबलपुर वाले रिटायर्ड जगदीश चौहान जी के मर्डर केस के सिलसिले में आए हैं। हमारे एक हवलदार हरीश ने गलती से एक आदमी को आपका एड्रेस दे दिया था, जो कि रिटायर्ड जगदीश चौहान जी को ढूंढ रहा था। अरे हाँ हाँ, आपके हवलदार हरीश दास ने गलती से मेरा ही पता दे दिया था उसे मतलब वो आया था यहाँ पर ढूंढते हुए? जी, संजीव तिवारी नाम था उस आदमी का। कब आया था? जनवरी में आया था यहाँ। और अजीब सी बात यह है कि वो मुझे पहचानने की पूरी कोशिश कर रहा था। काफी कंफ्यूज सा हो गया था। क्या बात है भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? जी, जगदीश चौहान जी घर पर है? हाँ बिल्कुल है, तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम कौन हो? बोलो भी, क्या चाहिए? कौन हो तुम? संजीव तिवारी नाम है मेरा। हाँ तो संजीव, क्या काम है? आप पहले पुलिस में थे? हाँ था, अब रिटायर हो चुका हूँ। तुम कहाँ से आए हो? 2003 में आपकी पोस्टिंग होशंगाबाद में हुई थी? नहीं, मेरी पोस्टिंग कभी भी होशंगाबाद में नहीं हुई। मैं किसी और को ढूंढ रहा था। सॉरी, गलतफहमी हुई, आपको तकलीफ हुई। उसने आपसे पूछा कि 2003 में आप होशंगाबाद में पोस्टेड थे। जी। 2003 होशंगाबाद? इतना स्पेसिफिक? पूरी गलतफहमी हो गई थी सर, क्योंकि कांस्टेबल हरीश दास ने गलती से इस सब इंस्पेक्टर जगदीश चौहान का एड्रेस दे दिया था, जो भोपाल पुलिस से रिटायर हुआ था। और फिर हमारा सस्पेक्ट रवि उर्फ ब्रजेश उर्फ संजीव इस गलतफहमी को समझ गया और फिर से असली जगदीश चौहान की तलाश में निकल पड़ा, जिन्हें वो ढूंढ रहा था, और उन तक पहुंचा भी। सर, 2001 से 2005 तक जगदीश चौहान की पोस्टिंग होशंगाबाद में थी, विराटनगर पुलिस स्टेशन। लगता है इस कत्ल का मकसद और कातिल दोनों हमें होशंगाबाद से ही मिलेंगे। तो शायद हमारे सस्पेक्ट अपनी खोज होशंगाबाद से शुरू की होगी। ओ गॉड, ये आदमी तो यहाँ पे दिसंबर में आया था जगदीश जी को ढूंढने के लिए। बड़ा ही बौखलाया हुआ सा लग रहा था। एक मिनट, जब जगदीश जी के मौत की खबर मिली तो मैंने तो दो चार करके देखा ही नहीं। ये बंदा निकल कैसे गया मेरे दिमाग से? सर, आपको याद है उसने क्या नाम बताया था अपना? अरे वो इतने जोश में था कि उसकी तो सारी डिटेल याद है मुझे। प्रकाश गुप्ता नाम था उसका। बहुत ही जज्बाती मोड में था और एक कुछ लाइन भी बोली थी उसने। सर, कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात झुक जाती है। जगदीश जी से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है सर। समझो भाई प्रकाश, लेकिन तुम 2003 की बात कर रहे हो। सर, छोटी सी दुनिया है पुलिस डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड्स तो होंगे ना सर? बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है। सर, अब मुझे बताइए ना, मुझसे जो होगा मैं करूंगा सर, लेकिन हाथ जोड़ता हूं सर, जगदीश जी से एक बार मिलना है सर। उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने हैं। उनके मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत उपकार रहे हैं सर। उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो कभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं जगदीश चौहान को लोकेट नहीं कर पाया, क्योंकि 2005 में उनकी ट्रांसफर यहाँ होशंगाबाद से कहीं और हो गई थी और मैंने 2015 में ज्वाइन किया। तो हमारे रिकॉर्ड्स में सिर्फ उनकी अगली पोस्टिंग की जगह थी, जो मैंने उसे बताई, जो शायद रतलाम थी, राइट? हाँ, उनकी अगली पोस्टिंग रतलाम ही थी। देखो प्रकाश, इसके आगे मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। तुम एक काम करो, रतलाम थाने में जाकर बात करो, शायद कोई कुछ बता दे, क्योंकि किसी ना किसी ने तो जरूर उनके साथ काम किया होगा। सर, ये आदमी जगदीश चौहान को होशंगाबाद से रतलाम और रतलाम से भोपाल तक ट्रैक, जहाँ पे उसे गलत जगदीश चौहान मिला। फिर उसे पता चलता है कि असली जगदीश चौहान की पोस्टिंग भोपाल के बाद उज्जैन में हो गई, जहाँ से उसे इंदौर की लीड मिली। और यही सारी लोकेशन मूवमेंट उसके पिछले 4 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में इंडिकेट हो रही है। पर यह आदमी कभी भी जगदीश चौहान जी की लास्ट पोस्टिंग सागर नहीं पहुंचा, और उसकी खोज के बीच में लगभग 15 मार्च के आसपास उसे ये पता चल गया होगा कि जगदीश चौहान जी यहाँ जबलपुर में सेटल्ड है, और उसने आके कत्ल कर दिया। दिसंबर 2017 से लेकर मार्च 2018 तक पूरे 4 महीने ये बंदा जगदीश चौहान जी को ढूंढता रहा, और आखिर में उन्हें ढूंढ भी निकाला। जी जाती,
जहां रोज किश्तों में मरते जाओ। मुझे मेरे अंदर के अधूरेपन को खत्म करना है। एक गन चाहिए मुझे, उससे सुकून मिलेगा, कलेजे को ठंडक मिलेगी, आगे बढ़ पाओगे। मिलेगा सुकून, ठंडक मिलेगी, आगे भी बढ़ूंगा। जगदीश चौहान को मारने के बाद वो जहां कहीं भी होगा उसे ढूंढकर उसका कत्ल करने के बाद। सच्चे दिल से अगर कुछ चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपकी उस चाहत को पूरा करने में। ये बंदा पूरी लगन से, पूरे फोकस से जगदीश चौहान जी को ढूंढता रहा और हमारा डिपार्टमेंट हर कदम पर इसकी मदद करता रहा, इसकी खोज को आसान बनाता रहा। सर, ये बंदा जब इंदौर में था तब इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर शो हो रहा है 444097654। ये नंबर होशंगाबाद के कांस्टेबल अरविंद शुक्ला का है। इस अरविंद से इस बंदे को जगदीश चौहान का जबलपुर वाला एड्रेस मिला। जय हिंद सर जी, कांस्टेबल अरविंद शुक्ला बोल रहा हूँ, होशंगाबाद से। अरविंद, तुम्हारे फोन से 444789543 इस नंबर पर एक कॉल गया था। ये वही नंबर है जो प्रकाश गुप्ता ने तुम्हारे थाने में दिया था जब वो जगदीश चौहान की तलाश में आया था। हाँ हाँ, मैंने कॉल किया तो था उसे। अरे पागलों की तरह जगदीश जी से मिलना चाहता था। तो जबलपुर का एड्रेस तुमने दिया था? जी हाँ, मैंने दिया था। दरअसल उसके यहाँ आने के 4 महीने बाद मुझे जबलपुर का एड्रेस मिला था, तो मैंने ही कॉल किया था उसे। अरविंद जी, आप पक्का है कि जगदीश जी जबलपुर में सेटल हुए हैं? 100% पक्का प्रकाश। जबलपुर में लक्ष्मी नगर है, मेरे पास उनका नंबर भी है, बात भी हुई थी उनसे मेरी, बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा, आपने बात की मेरे बारे में? क्या बताया आपने? सच्चे दिल से कोई तमन्ना करो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे पूरा करने में। ये लाइन जबान पर लेकर निकल पड़ा, ढूंढा जगदीश जी को और मारना। ये एक निजी मसला है, जैसा कि हमें पहले से शक था। पर ये है कौन? और इतने ढेर सारे स्केचेस? क्या ये अलग अलग लोग थे? एक से ज्यादा थे? ये सारे स्केचेस अगर किसी एक ही आदमी के हैं तो इतने अलग हैं कि कोई कैसे पहचानेगा उसे? ये सारे स्केचेस अलग अलग जरूर हैं, पर हैं एक ही आदमी के। ये एक आदमी का प्लान है। उसने पूरे 4 महीने जगदीश जी को ढूंढा, 4 अलग अलग नाम लेकर अलग अलग पुलिस स्टेशनों से उसने मदद ली, पर कत्ल का मकसद क्या था ये अभी तक पता नहीं। 2003 में होशंगाबाद में कुछ हुआ था, किसी ने धमकी दी थी जगदीश जी को, कोई निजी मामला, ऐसा कुछ जिसकी वजह से जगदीश जी ने किसी को ठेस पहुंचाई हो। 2003? इतने साल पहले? नहीं, इसे नहीं जानती। कौन है ये? नाम क्या है इसका? इसके कई नाम। पर इसकी मेरे पापा से क्या दुश्मनी थी? वो अभी नहीं पता, लेकिन पीयूष ये तुम्हारे पापा को लेकर काफी इमोशनल हो जाता था। ये कोई निजी मामला ही है। सर, हमने 2003 के सारे केसेस को स्कैन कर लिया है और हम कांस्टेबल शंभू अधिकारी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है शंभू अधिकारी? सर, ये हमारे ही थाने के रिटायर्ड कांस्टेबल हैं जिन्होंने जगदीश जी के साथ कई सारे केस निपटाए हैं, यही होशंगाबाद में। लगे रहो आशीष, अब हमारे पास मुजरिम का एक चेहरा तो है, हम इसके पीछे पड़ जाते हैं। तुम कत्ल के मकसद का पता करो। सर, अगर उस बंदे का नाम पता चल जाता तो पुरानी फाइलों में उसको ढूंढने में आसानी होती, पर इस वक्त हमारे पास उसका नाम नहीं है। हमने जबलपुर रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज मंगवाई है, उससे पता चलेगा कि उसने कौन सी ट्रेन ली, कहाँ से बिलोंग करता है, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। तब तुम फर्स्ट ईयर में थे विनोद भैया और मैं 10th में। हाँ, वो तो मुझे याद है, पर मुझे यही याद नहीं आ रहा है कि 2003 में ऐसा क्या हुआ था। मम्मी को कुछ याद आया? मम्मी तो कह रही है कि 2003 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना फैमिली में, ना दोस्तों के बीच, ना कुछ। तो फिर पापा को किसी केस को लेकर कोई खतरा था तब तो हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि पापा काम की बातें घर पर डिस्कस नहीं किया करते थे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस बार बार यही कही जा रही है कि हमारा कोई निजी मामला है। क्या निजी मामला हो सकता है विनोद? क्या पापा जी ने किसी के साथ कुछ गलत किया था? गलत मतलब? कैसे गलत किया? मेरा मतलब है कि हेलो। हेलो, दिनेश वर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? असलम बेग, 15,000 का इनाम रखे हमारे ऊपर।
असलम बेग वांटेड है क्या तू? जी साहब। खुद को पकड़वा के इनाम पाना चाहता है? नहीं साहब, सिर्फ संडा करना चाहते हैं, ठुकना नहीं है हमें साहब। आजा थाने, पता है ना, या लिखवा दूं? सर आप एनकाउंटर तो नहीं करेंगे ना? तो थाने तो आजा, फिर सिक्का उछालते हैं। साहब जिंदगी में आप कोई जुर्म नहीं करेंगे, जमानत भी नहीं चाहिए हमको, वहीं पड़े रहेंगे अंदर। साहब आपके थाने के सामने बूट पॉलिश कर लेंगे, चाहे तो आप अपना खबरी बना लीजिए। साहब आपका कुत्ता बन के रहेंगे। वाह, कुत्ता भौंक रहा है कि दुम सीधी करेगा। साहब हमारे भौंकने से आपको ही फायदा है, हमारे पास मर्डर की एक टिप भी है। बता क्या टिप है? साहब पहले आप वादा कीजिए कि आप एनकाउंटर नहीं करेंगे। थाने आजा। चलो बताओ, किसके मर्डर की टिप देने आए हो तुम? साहब अरे हम तुमसे कुछ उगलवा थोड़ी ना रहे हैं, तुम खुदों की टिप देने आए हो ना, तो अकला क्यों रहे हो? बोलो। साहब मर्डर 5 दिन पहले हुआ था। और 5 दिन पहले हुआ ये मर्डर हमारे थाने में दर्ज हुआ। आइए मैडम, छोले भटूरे गर्मा गर्म चाय दो। इतना याद रखना, गोली चलते ही बहुत टन मार के निकलना है। चेक करने की जरूरत नहीं कि जिंदा है मर गया, इतना लोहा दागेंगे कि बचेगा नहीं। ये मर्डर एक खास माहौल में हुआ था। क्या ये माहौल इस कत्ल को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था या फिर इत्तेफाक से हुआ था? अचानक से उस शाम उस भरे बाजार में कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता था। अरे यार ये धंधे के टाइम पे लाइट दुकान वाला किधर भाग कहाँ गया? लाइट कल ही लिया था। आइए देखो मिल गया। अरे चंदर जी, देख के फ्यूज तो उड़ गया कोई? अरे नहीं नरेंद्र भाई, ये सिर्फ अपनी दुकान का ही नहीं, पूरे बाजार का पावर ऑफ हुआ है। अरे साहब बिजली कब तक आएगी? देखिए बाजार में धंधे का टाइम अभी शुरू ही हुआ है। चाचा आज रात तो बिजली आने से रही, पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया है, 6-8 लोग लगे हुए ठीक करने में। बाहर जला हुआ ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे बंदे, और हमें तो लगता है कल तक भी ऐसा ही चलेगा। क्या बात सुनी? हड़बड़ी में हमने किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया, बस वो लाइट के उसमें लग गए थे हम लोग। अजय, ये बिजली का अचानक से गुल हो जाना, ये इत्तेफाक था या प्लान? क्योंकि मर्डर तो सॉलिड प्लानिंग से हुआ है। अंधेरे में गोलियां चलाना और हवा हो जाना। सर मैं बिजली विभाग से बात करता हूँ। डेड ऑन अराइवल केस है। सुरेश शर्मा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 राउंड्स फायर हुए थे। ऑन द स्पॉट डेथ हुई हो। नर्स कुछ तो बोलिए। अरे कुछ तो बताइए। जी कैसे जीजा जी, कहाँ है वो? डॉक्टर पापा ठीक तो है ना? 1 मिनट, आप लोग कौन? हम कैलाश, उनके साले, उनका बेटा, हमारी दीदी। देखिए सुरेश शर्मा जी की डेथ हो चुकी है। उनको यहाँ लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। ये क्या बोल रहे हैं सर? हमको मिलना है जीजा जी से। कहाँ है जीजा जी? पोस्टमार्टम करना होगा, मर्डर का केस है ये। डॉक्टर आप फिर से देखिए, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, आप ठीक से देखिए। देखिए वो अब नहीं रहे। दीदी ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 गोलियां। अंधेरे की आड़ में गोलियां चलाई गई, लेकिन बिल्कुल निशाने पर। शूट टू किल। कोई दो राय नहीं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 गोलियां सीने पर। अरे क्या हुआ भाई? डेफिनेटली ये कोई अंधेरे में चलाए गए तीर नहीं है। शायद ये अंधेरा इस कत्ल में भागीदार था, जिसने कातिल को रोशनी में नहीं आने दिया। गोली चलाने वाले को किसी ने नहीं देखा। दुकान है उनकी, और आर्टिफैक्ट्स के धंधे में बहुत बड़ा नाम है उनका।
एक्सपोर्ट भी होता था और खुद का एक कारखाना भी है। इसके अलावा भी उनकी कोई दूसरी दुकान है? शहर के सबसे पौश इलाके राधेश्याम चौक में 2 नई दुकानें हैं, पर इस दुकान से बहुत लगाव था उनका, हमेशा यहीं बैठते थे। नरेंद्र जी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और सोच के बताइए कि क्या उनका किसी से कोई झगड़ा हुआ था या धंधे में कंपटीशन? धंधे में तो कंपटीशन चलता ही रहता है, पर ऐसे कत्ल जैसा आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। बस एक बात खटक रही है। क्या? यही कि कल रात अचानक बिजली चली गई और उन पर किसी ने गोलियां चला दी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी भरे बाजार में? अरे सर जी, हमें कैसे पता चलता वहाँ कोई गोलियां चलने वाली है? दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो मीनारगंज मार्केट की बिजली गई, ये अचानक लिया गया फैसला था या फिर पहले से प्लान था? मीनारगंज मार्केट के ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, और आप तो जानते हैं बाजार में काफी लोग बिजली की चोरी भी करते हैं। पिछले 3 हफ्तों से ट्रांसफार्मर में हैवी फ्लक्चुएशन दिखाई देने लगी, और पिछले 3 दिनों से जब हमारी टीम जांच कर रही थी तब जाकर पता चला कि ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा तो जल चुका है। तो बाजार में पहले से किसी को नहीं मालूम था कि बिजली जाने वाली है? हमारी टीम को भी कहाँ पता था। कल शाम को 6:30 बजे अचानक फैसला लेना पड़ा कि ट्रांसफार्मर बंद करके ही मरम्मत की जाएगी। आपकी टेक्निकल टीम जो 3 दिन से काम पर थी, मुझे सबकी सारी डिटेल्स भेजी। कमाल करते हैं सर जी आप भी। हम बिजली विभाग के कर्मचारी भी आप ही की तरह सरकारी नौकर है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आप है कि हम ही पर शक कर रहे हो? दुबे जी, शक वक की बात तो भी बहुत दूर की है, हम बस थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे। आप जल्दी से डिटेल्स भेज दीजिए। निखिल, जिस तरह से हमला हुआ उससे तो यही लगता है कि हमलावर तुम्हारे पिता को जान से ही मारना चाहता था। तुम्हारी नजर में है कोई ऐसा जो ऐसा चाहता हो? एक ही आदमी है सर, धर्मेंद्र शर्मा, हमारे पापा के छोटे भाई, हमारे चाचा। कोई खास वजह? वजह हमारी एक पुश्तैनी कोठी है सर। तो हमारे भतीजे निखिल ने हमारा नाम FIR में लिखवाया है। जी धर्मेंद्र सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। कमाल है, वो हमारा नाम बोलता है और आप सीधे हमें गिरफ्तार करने चले आते हैं। गिरफ्तार कहाँ कर? आप नामजद हैं, पूछताछ तो बनती है। उसने नाम बोला और आपने FIR में लिख लिया। FIR में नाम लिखने से पहले करते पूछताछ। को मरवाया, किसी को भेजकर, किसी से गोली मरवाकर। कौन मारेगा गोली? कोई गुंडा, कोई सुपारी लेने वाला ना। जरा सोचिए, माहौल देखिए सर। आपकी पुलिस फोर्स सुपारी लेने वालों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही है। रोज अखबार में पढ़ते हैं हम, इतने सारे एनकाउंटर हो रहे हैं। तो आपको बेवकूफ लगते हैं कि ऐसे में किसी को सुपारी उपारी देंगे, वो भी अपने भाई को मरवाने के लिए? अब देखिए धर्मेंद्र जी, ये सुपारी शब्द आपकी तरफ से आ रहा है और ये बेकार की पूछताछ आपकी तरफ से हो रही है। अब हो ही रही है तो फिर जवाब भी देते जाइए धर्मेंद्र जी। हथियार आपने दिए थे, ये हथियारें खुद लेकर आए थे? क्या आपको पता था कि मीराजगंज मार्केट की बिजली गुल होने वाली है? आपको कोई टिप मिली थी? ये हथियारे गए कत्ल करने और बिजली गुल होना उनके लिए बोनस था। आप भी गए थे हथियारों के साथ? हम 10 बजे तक अपने मसाले की दुकान पे थे सदर बाजार में, और वहां कोई बिजली नहीं गई थी। करीब 9:30 बजे हमारे पास हमारी बेटी अश्विनी का फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। क्यों? उससे पहले शूटर का कॉल नहीं आया कि काम हो गया है? देखिए, हम किसी शूटर वूटर को नहीं जानते, और एक पुश्तैनी कोठी के लिए हम अपने भाई का कत्ल नहीं करवाएंगे, कभी नहीं। तो फिर किस लिए करवाया धर्मेंद्र जी? वो कारण बता दीजिए। इंस्पेक्टर, वो कोठी ही थी जो सुरेश भैया और हमारे बीच में दीवार थी, और उसका फैसला किसी के मरने मारने से नहीं हो सकता था। मामला कोर्ट में है और कोठी पे ताला पड़ा हुआ है। आपने ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया हमारे पापा को? अभी के अभी रिहा कीजिए उन्हें। हमारे वकील आ रहे हैं, उनकी जमानत तो होकर ही रही। जमानत? रिहा? सैनी है, उस पर निखिल का भी आधा हिस्सा बनता है। सर, हो सकता है कि ये सब निखिल नहीं कराया हो और अपने ऊपर से शक हटाने के लिए मेरे पापा पर सब कुछ थोप रहा है। सर, ताऊजी बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे, बहुत दबदब कर बड़ा हुआ ये निखिल। इतने सालों से गुस्सा पाल के रखा होगा। बेटा बाप का कत्ल करवा सकता है, लेकिन भाई भाई का कत्ल नहीं करवा सकता। सर, आप एक बार निखिल को पूछ कर तो देखिए, क्यों उसका चेहरा सफेद पड़ गया था सोनू का नाम आते ही। सोनू कौन? हाँ, हमें पता चला सुरेश जी के मर्डर के बारे में। हम बस जाने वाले थे उनके यहाँ पे। अब तक ना तू अपने मालिक के घर गया, ना ही दुकान पहुंचा, तो अब तो तू रहने ही दे, सीधा मीनारगंज थाने पहुंच। मैडम, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो तो कल बिजली गुल हो गई थी तो हमने साहब से छुट्टी मांगी और उन्होंने दे दी। अब तेरी छुट्टी कैंसिल सोनू, सीधा थाने आ। निखिल को लगता है वहां पर इल्जाम लगा सकते हैं।
हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो निखिल और उसका वो शकुनी मामा कैलाश दोनों को नहीं छोड़ेंगे, देखना आप। ठीक है बेटा, ठीक है, जो कुछ करना शांति से करना, और सबसे पहले अपने गुस्से पे काबू रखो। तुम बता रहे हैं बहुत डेंजर है। साहब ये धर्मेंद्र और उसकी बेटी अश्विनी के पीछे अपने बंदे लगा देते हैं। वैसे आप फोन रिकॉर्ड से तो पता लगा ही लेंगे कि उन्होंने किससे करवाया, अगर करवाया है तो। मुझे नहीं लगता फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिलेगा। जो इतनी प्लानिंग से मर्डर करवा सकता है वो अपना फोन इस्तेमाल करने की गलती नहीं करेगा। गुरु तो ये पता कर इन दिनों शहर में शूटर कौन है। ठीक है साहब, कोशिश करते हैं। वैसे ही शहर के क्या पूरे स्टेट का आज तक सुपारी मार्केट इतना ठंडा नहीं रहा। सारे शूटर डरे हुए, सबकी लगी पड़ी, या तो सब भाग गए या सरेंडर कर दिए या ठोक दिए गए। लेकिन सुरेश शर्मा का मर्डर पेशेवरों ने ही किया। हाँ साहब, कोई होगा उभरता हुआ बेवकूफ़ जिसने सुपारी लेकर इतना बड़ा जोखिम उठाया, या कोई अंदर वाला। हमें तो ये सोनू पर तगड़ा वाला डाउट है, जो सुरेश शर्मा के यहाँ काम करता है। जैसे ही बत्ती गुल हुई सोनू छुट्टी लेता है और कोई आकर सुरेश की छुट्टी कर देता है। साहब अब हमको कैसे पता होगा कि शूटर कौन है? क्योंकि शायद वो शूटर तू खुद है। क्या कुछ भी कह रहे हैं साहब आप? तो तू ऐन वक्त पर दुकान से कहाँ भाग गया था? भाग गया था? अरे साहब बिजली गई थी तो वो बैटरी वाली लाइट हमने ही जलाई थी दुकान पर, और उसके बाद सुरेश जी से परमिशन लेकर गए थे हम। अच्छा तो साहब जी हम चले फिर? क्यों रे सोनू? अरे साहब अब अंधेरे में कौन सा कोई ग्राहक आएगा, और आएगा भी तो क्या देखेगा, क्या खरीदेगा, और लाइट तो आने से रही वैसे भी। बिजली विभाग वाले तेरे ससुराल वाले जो तू आंखें मूंद के कह रहा है कि बिजली आने से रही। आंखें मुंदी नहीं है साहब जी, खुली हैं, इसलिए कह रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से ना ट्रांसफार्मर की चेकिंग चल रही है, और पकड़ में आया है कि एक ट्रांसफार्मर का हिस्सा जल गया है और ऑफ कर दिया, यानी कि काम शुरू होने वाला है। अच्छा ठीक है, तू जा सर मत खा, और कल टाइम पे आ जाना। हाँ टाइम पे आ जाएंगे। थैंक यू साहब। इस बातचीत का कोई गवाह है? गवाह कहाँ से हुआ साहब? अब दुकान पर तो हम और सुरेश जी रहते थे। तो दुकान से गया कहाँ? साहब हम सीधा घर गए थे और खाना खा के सो गए थे। और फिर पीछे से किसी को भेज दिया कि जा भाई गोली मार दे। अरे मैडम फिर से? अरे हमने किसी को नहीं भेजा, और हम तो पिछले 3 सालों से सुरेश जी की दुकान पे काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। आप लोग खामखा शक कर रहे हैं हम पर। तेरी कहानी जमी नहीं सुनी। जिस दिन गोली चली उस दिन कई चीजें हुई। बिजली गुल हुई तो दुकान से जल्दी गया। और तुझे पता था बिजली नहीं आने वाली है, और किसे पता था? बोल जल्दी। गलत, ये गलत है मैम, ये सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तेरे मालिक की याद में आज पूरा बाजार बंद है। हमारे सर पर भी टेंशन का बेताल बैठा है। बोल दे कौन था शूटर, या थे? क्यों मारा गया सुरेश? और गुमराह करने की कोशिश मत करना, वरना यहीं कहीं जिंदा गाड़ दूंगी। हमने नहीं मारा है उनको, लेकिन हमें पता है कि किसने मरवाया होगा, और ये बात आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबकी लगी पड़ी है कि अगला नंबर उन्हीं का आएगा। और तू ये अब बोल रहा है? हाँ? किसने मरवाया सुरेश शर्मा? सब पांडे जी ने, आदर्श पांडे जी ने। साहब हम आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकते हैं कि पांडे जी ने ही करवाया होगा ये सब। कौन आदर्श पांडे? राम 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 राम। पांडे जी की भी मीनारगंज मार्केट में सुरेश जी जैसी दुकान है। पांडे जी को टक्कर तो थी सुरेश जी से धंधे में, और तो और सर व्यापारी मंडल के इलेक्शन में भी खड़े हुए थे पांडे जी सुरेश जी के खिलाफ, और बहुत बुरी तरीके से हारे थे। खुन्नस खा के बैठे थे पांडे जी सुरेश जी से। सोनू अब तो पुड़िया बना के फेंक रहा है, बुरी तरह पिटेगा। नहीं साहब, भगवान कसम हम झूठ नहीं कह रहे हैं साहब, और हम क्यों मरवाएंगे साहब को, और किसका साथ देंगे हम ऐसे ओछे काम में? बिजली गई थी तो हो सकता है कि पांडे जी को मौका मिल गया होगा, उनने भिजवा दिया होगा किसी को, और पता कर लिया होगा कि हम भी नहीं है दुकान पर। अगर हम होते दुकान पर तो कुछ नहीं होता सुरेश जी को। अगर आप लोगों को अब भी यकीन नहीं है तो आप खान साहब से पूछ सकते हैं। अब ये खान साहब कौन है? साहिल खान साहब का माल बाहर भेजते थे बेचने के लिए, एक्सपोर्टर है। हमने बात करते सुना था सुरेश जी को उनके साथ। भाई जब भी हम सोचते हैं कि आदर्श पांडे इससे नीचे नहीं कर सकता, वो और ज्यादा घटियापन पर उतर आता है। वैसे तुमने उससे क्या कहा? देख लो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है, बाकी इतना तो लिख के ले लो हमसे खान साहब, अगर आदर्श पांडे ऐसा खेल खेल सकता है। आदर्श पांडे को उठा, लेकिन इस सोनू पर भी 24 घंटे नजर रखो, ये कहीं भाग ना पाए। हेलो,
आदर्श पांडे जी बोल रहे हैं? सब इंस्पेक्टर अजय उपाध्याय बोल रहा हूँ, मीनारगंज थाना। हुकुम सर। पुलिस थाने आ सकते हो अभी? ये सुरेश भाई के मामले को लेकर? जी, सुरेश शर्मा के मर्डर को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अभी तो हम उन्हीं की शोक सभा में जा रहे हैं, खत्म होते ही हाजिर हो जाते हैं। दीदी, जीजा जी को जिसने भी मारा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। निखिल और हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। मम्मी, ये धर्मेंद्र चाचा का ही किया कराया है। अदालत भले पूरी कोठी उन्हें दे दे, पर धर्मेंद्र और अश्वनी को छोड़ना मत। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मुंह तोड़ मिलेगी उन्हें। और रही बात कोठी की, वो भी उनको नहीं मिलेगी। वो कोठी निखिल की थी, है और रहेगी। साहब, मुझे लगता है कि जरूर कोई पुलिस के पास गया होगा। पक्का किसी ने चुगली की है। देखो गुरु, ये किसी सातिर शूटर का काम नहीं लगता है। सब जगह सन्नाटा है। काम तो पेशेवर का ही है। खुलेआम गोली चली और साइलेंसर भी नहीं लगा था। अगर पेशेवर शूटर होते तो वो बाइक से मार्केट में घुसते धूल उड़ाते हुए और वैसे ही निकलते। हुआ कुछ ऐसा? अरे पैदल आए होंगे और पैदल ही निकल गए होंगे। रेल और बस के अड्डे पे 5 और 6 फरवरी पे किसी भी हिस्ट्री सीटर की शहर से जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। पर कत्ल तो हुआ है, और बाकायदा सुपारी वाला। देख, जब शूटर मिलेंगे तब मिलेंगे। गन का पता कर, कहीं से तो गन खरीदा होगा। किसने बेची, कब बेची, कहाँ बेची? सर, बाजार का पूरा इलाका छाना। मीनारगंज की 500 मीटर की दूरी में किसी भी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। लेकिन सर, सदर बाजार के दूसरे छोर पर 2 दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले, पर फुटेज में कोई भी हड़बड़ा कर भागते भागते नहीं दिखा। मतलब शूटर पहले से बाजार में घात लगाए बैठे हुए, बिजली जाने के बाद आराम से आए, गोलियां दागी और भाग निकले। सर, पूरे चांसेस हैं कि वो गोली चलाकर बाजार में ही आराम से घूम रहे हो। एक तो अंधेरा था, ऊपर से भीड़ वाला टाइम था, तो भागने की जरूरत ही ना पड़ी हो। चुपचाप भीड़ में घुल मिल गए होंगे। सारे व्यापारियों की राय है कि बाजार और 4 दिन बंद रखा जाए और एक मोर्चा निकाला जाए। हमारे खिलाफ? हम पर दबाव बनाने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुल्म के खिलाफ आप लोगों ने जो एक आंदोलन चला रखा है पूरे राज्य में, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन सुरेश शर्मा जी एक इज्जतदार आदमी थे, सबसे अच्छे रिश्ते थे उनके। सब हैरान हैं। ये गैंग वैंग को आप निपटा रहे हो, फिर भी एक नेक इंसान पे गोली चलती है। अरे कैसे दुकानदार धंधा करेगा ऐसा भय के माहौल में? ऐसे नेक आदमी से आपकी तो खूब बनती होगी आदर्श पांडे जी। अरे मैडम, हमारी दोस्ती तो जमने जमाने से परे थी। हम लोग एक ही धंधे से नहीं, समझो एक ही माँ के बच्चे थे। अरे सुरेश जी मेरे बड़े भाई जैसे थे। पांडे जी, ये लीपा पोती कहीं और आजमाइए। सुरेश शर्मा से व्यापारी मंडल का चुनाव हारे थे आप, और उनके ग्राहक भी तोड़ रहे थे। धंधे में तो कंपटीशन चलती ही है, और इलेक्शन में हार जीत तो लगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर हारने वाला जीतने वाले को मरवा दे। हम व्यापारी हैं, और जैसे पूरे देश में डेमोक्रेसी चलती है ना, वैसे हमारे मंडल में, हमारे धंधे में भी वही चलती है, डेमोक्रेसी। पांडे जी, एक्सपोर्टर साहिल खान को आपके सामने खड़ा करूं? सुरेश शर्मा का खास क्लाइंट। 2 महीने पहले जिसे आपने बुलाकर एक्सपोर्ट ऑर्डर आपके साथ फिक्स करने की गुजारिश की थी, रेट कटिंग की, सुरेश शर्मा को काटने, उसका बिजनेस खत्म करने की साजिश की। जब आदर्श जी ने हमें अपना ऑफर बताया तो मन ही मन हम हंस पड़े थे सर। आदर्श पांडे सुरेश शर्मा को बिजनेस में काटना चाहता था? बिल्कुल सर। साहिल भाई, हम दोनों मिलकर पूरे मार्केट पर हुकूमत कर सकते हैं, और इसमें दोनों का फायदा है। आइए, नया लॉट है, देख लीजिए एक बार। दस टका कम। हाँ, सुरेश भाई से 10% कम। बस अपने सारे ऑर्डर हमें दे दीजिए और 10% और मुनाफा कमाइए। और ये 10% डिस्काउंट कब तक रहेगा? जब तक के सूरज चांद रहेगा। जाहिर है हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि सुरेश जी के साथ में हमारे अब्बा ने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया था, बल्कि गले भी मिले थे। और आपने सुरेश शर्मा को आदर्श पांडे के इस ऑफर के बारे में बताया? हमने फौरन उन्हें बता दिया। हम नहीं चाहते थे कि सुरेश जी को इस बात का पता बाहर से चले, और ऐसे भी धंधे की नजर से देखे तो हमें सुरेश जी की गरज ज्यादा थी, क्योंकि वो इस धंधे में मजबूत खिलाड़ी थे। धंधे में हरा नहीं पाया तो जान से मरवा डाला उन्हें। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम मानते हैं, नहीं बनती थी हमारी, दुश्मनी थी,
लेकिन इतना समझ लीजिए आप, ये सुरेश शर्मा भी कोई दूध का धुला नहीं था। हमारे जैसे कई लोगों के साथ रंजिशें रही होंगी उसकी। टेढ़ी उंगली से घी बखूबी निकाल लेता था, चालाक। अरे वाह आदर्श पांडे जी, थोड़ी ही देर में राम से रावण हो गए सुरेश शर्मा जी। अभी थोड़ी देर पहले तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, बड़े भाई जैसे थे, हमारी दोस्ती जमने जमाने से परे थी। देखिए, अब कोई चल बसे तो दो अच्छे शब्द बोलने पड़ते हैं, रिवाज है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस मार्केट में ना अच्छाई का कोई स्कोप है ना सच्चाई का। बंदूक की नोक मार्केट तय करती है, और आप लोग तो जान के भी अनजान बन जाते हैं। अरे गुंडों के हाथों से हम भी लूटे हैं। ये गैंगस्टर लोग अपनी वसूली करते ही हैं। सीधे सीधे बोलिए पांडे जी, ऐसे किस गैंगस्टर को पाल रखा था आपने जब उससे वसूली करने निकले और उसके हाथों सुरेश शर्मा को मरवाया? अब रहने भी दो साहब। एक तो सुरेश शर्मा से हमारी बनती नहीं थी तो हम धंधे में काटते, गला नहीं काटते। दूसरी बात, बाजार में कोई आता है सरेआम गोली चला के चला जाता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है डर के मारे, क्योंकि अगर कुछ बोला तो अगला नंबर उसका होगा। आपको तो डर नहीं होगा? देखिए, जहां तक हमारी बात है, हमारी दुकान सुरेश शर्मा की दुकान से काफी दूर है, इसलिए हमने तो सच में कुछ देखा ही नहीं। वैसे जैसे किसी ने आपको हमारी और सुरेश शर्मा की दुश्मनी के बारे में बताया, किसी ने आपको यह नहीं बताया कि उनका एक दूसरा कारोबार भी है, ये आर्टिफैक्ट्स के अलावा। दूसरा क्या कारोबार? जमीन का। और अब आप लोगों को हम क्या बताएं, ये जमीन के धंधे में जितनी कमाई है उतनी दुश्मनी भी है। कौन था दुश्मन? सुरेश शर्मा का छोटा भाई धर्मेंद्र? भाई भाई के बीच में क्या खिचड़ी पकती थी ये तो वो जाने या आप लोग, पर इतना सब जानते हैं, ये जमीन का सारा कारोबार सुरेश का साला कैलाश संभालता था, सामने से, और पीछे से सुरेश जी कस के लगाम पकड़े रखते। अरे बताया नहीं का क्या मतलब है सर? पूरी दुनिया जानती है कि सुरेश जीजा जी जमीन के सौदे करते थे और हम उनके मैनेजर थे। हैं, इसमें छुपाने जैसी क्या बात है? ऐसा है कैलाश, जो हमें बताया नहीं जाता ना, उसे हम छुपाया हुआ समझते हैं। सुरेश जी के छोटे भाई के साथ अनमन को तो बड़ी आसानी से पेश किया गया। हमने इतनी बार पूछताछ की, लेकिन जमीन के लेन देन को लेकर कोई मसला हो, इस बारे में पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि इस बारे में तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। अरे कोई मसला था ही नहीं या है ही नहीं तो बताएं क्या? सर वैसे तो सारा काम कैलाश जी ही संभालते हैं, सुरेश जी तो बस दोपहर में आते, ठीक 2:30 बजे, और 5 बजे तक निकल जाते। हमें पता चला है कि कैलाश और उसके जीजा सुरेश के बीच कुछ अनबन थी। सर देखिए, हमको यहाँ पे सिर्फ 4 महीना ही हुआ है सर, हमको इस अनबन के बारे में भला क्या पता होगा सर। मतलब अनबन थी, पर क्या थी, क्यों थी, ये तुम्हें नहीं पता? सर हमको कुछ नहीं पता है सर। आप उस मंगल से बात कीजिए ना, वो मंगल अग्रवाल। कौन है मंगल अग्रवाल? हम उसी की जगह पर आए हैं। 4 साल से मंगल ही कैलाश जी और सुरेश जी के साथ यहाँ काम कर रहा था। कहाँ मिलेगा मंगल? उसका नंबर है? निखिल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे मामा के बीच में मनमुटाव था? मैडम, जब कुछ पता ही नहीं था तो क्या बताता, और मामा जी तो घर के हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े रहे हैं। वो मर्डर करवा सकते तुम्हारे पापा का? मैडम, आपको क्या पता चला है, पहले आप वो बताइए हमें। किसी को भी बख्शिएगा मत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम लोगों का कोई भी या किसी और का कोई भी। बस हमारे पापा के हत्यारे को ढूंढ निकालिए। तुम्हारे पापा काफी स्ट्रिक्ट किस्म के थे? हाँ थे। तो सिर्फ तुम्हारे साथ थे या सबके साथ थे? सुना है तुम्हारे मामा को खुद से कोई फैसला नहीं लेने देते थे जमीन के बिजनेस में। देखो, हम तुम्हारे मामा से पूछताछ कर रहे हैं, जिस किसी ने भी ये साजिश की है हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। मम्मी, हमें नहीं लगता ये कैलाश मामा का कराया हुआ है। दरअसल उन्हें ना इस समय घसीटने की कोशिश की जा रही है। गोलियों से छलनी कर दी गई। हत्या की मोडस ऑपरेंडी बता रही थी कि हत्यारे खास तौर पर
इसी मकसद के लिए आए थे। किसी ने इस अधेड़ उम्र की औरत की ऐसी हत्या क्यों करनी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब किसी घुमावदार चक्रव्यूह से कम नहीं था। सर, मैं यही नीचे ही सोया हुआ था। सर, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। आप दोनों में से किसी ने भी शूटर को नहीं देखा? मैं उठ गया था, तब मैंने देखा कि कोई खिड़की से गोलियां बरसा रहा है। आप पहचान पाए उसे? जी नहीं, ठीक से देखा नहीं चेहरा। मैं बाहर की तरफ भागा। आसपास के सभी लोग जाग गए थे, बाहर भी आए, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। मैं और मेरे पति जगदीश इसी कमरे में सोए हुए थे। अचानक से गोली की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर हम दोनों उठे और बाहर के कमरे में गए। और अनीता तुम? मैं बगल वाले कमरे में सोई थी। जब तुम दोनों बाहर गए तो वो हत्यारा खिड़की पे खड़ा था, फायर कर रहा था? मैंने तो नहीं देखा। और मैंने भी कुछ नहीं देखा। गोलियों की आवाज सुनकर हम सब तुरंत अपने घरों से बाहर आए। हम जब यहाँ पहुंचे तो देखा कि रघु जी गोली चलाने वाले को ढूंढ रहे थे। आप में से किसी ने भी किसी को यहाँ से भागते नहीं देखा? साहब जी, जब तक हम पहुंचे वो गायब हो चुका था। रघु जी, कविता जी हमेशा उसी बेड पर सोती थी? हाँ साहब। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आए थे, हत्यारा या हत्यारे, पहले से जानते थे कि कविता जी हमेशा इसी खिड़की के पास होती थी। उन्होंने घर के अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं की। सर, आप कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ माँ को मारने आए थे? लग तो ऐसा ही रहा है। सिर्फ उन्हीं पर इतनी सारी गोलियां चलाई गई, किसी और पर नहीं। लेकिन क्यों साहब? मेरी पत्नी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इस सवाल का जवाब तो हमसे बेहतर आप दे सकेंगे। आप सोचकर बताइए कि आपकी किससे ऐसी दुश्मनी थी? ब्लैंक रेंज। 5 गोलियां पीठ से एंटर होकर वाइटल ऑर्गन्स को चीर गई। हो सकता है कि विक्टिम खिड़की की उल्टी दिशा में फेस करके सो रही होगी। हाउसवाइफ थी। पति और बेटे फर्टिलाइजर की दुकान चलाते हैं। हत्यारे किसी और के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए आए थे। आप लोगों की कॉलोनी के पास जहां भी सीसीटीवी हैं, वहां की फुटेज मंगवाएंगे और चेक करेंगे। लेकिन आप भी हमें सोचकर बताइए कि कविता जी को कोई क्यों मारेगा? आपकी माता जी, आपकी पत्नी क्यों मारी गई? किसी पे कोई शक? सर, मेरी माँ के एक कजन भाई बंसीधर मामा जी और उनका बेटा धीरज। कहाँ रहते हैं ये लोग? वैसे मसला क्या है? जमीन। यही रहते हैं जोधपुर में। हमारे नाना जी की एक पुश्तैनी जमीन है, उसको लेकर के बंसीधर मामा जी और माँ के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। ये तुम्हारे बंसीधर मामा जी और धीरज, इन दोनों का एड्रेस और फोन नंबर दो। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं रघु जी? क्या बोलूं साहब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 30 साल की शादी थी हमारी, 3 बच्चे, ये गिरस्ती, सबका सब एक ही झटके में खत्म कर दी। किसने? क्यों? जी, अभी अभी एक फोन आया रिश्तेदार का, कविता की हत्या के बारे में। बंसीधर जी, आप और आपका बेटा धीरज तुरंत केवटिया पुलिस थाने आ जाइए, जरूरी बात करनी है। हमसे क्या बात करनी है आपको? और हम कविता के घर से काफी दूर रहते हैं, कदरिया चौक में, और वहां जो कुछ भी हुआ उसमें हम क्या बता सकते हैं आपको? बंसीधर जी, आप आइए, बात करते हैं। नहीं आए तो हमें आना होगा। हम आते हैं। जगदीश ने जमीन का मसला उठाया होगा पुलिस वालों के सामने। वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं। धीरज, चले। हाँ पापा। ऊपर ही दे दी, सब मामा जी का कराया हुआ है। सिर्फ जमीन के लिए भैया? मामा जी ऐसा करेंगे तो और क्या वजह हो सकती? कौन कर सकता है ऐसा? अनीता, तुम गलत कप निकाल रही हो। ठीक है। सलाम सर। आपकी फाइल खुली है कि एक तगड़ी खबर है? शाबाश गुरु, बोल। 2 पेशेवर शूटर यहाँ जोधपुर में परसों पधारे थे, अब हवा होगा।
दिलीप पालीवाल, गोविंद शेखावत। जयपुर में इनकी हिस्ट्री है। यहाँ जोधपुर में घंटाघर के पास एक लॉज में 2 दिनों के लिए डेरा डाले हुए थे। आज सुबह ही चेकआउट किए। तो कविता मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई सुराग? सर जी, यहाँ जोधपुर में इन लोगों का मौजूद होना ही सबसे बड़ा सुराग है। यहाँ जोधपुर में कोई सैर सपाटे के लिए उतारे नहीं होंगे। गुरु, पता कर इस वक्त ये दोनों कहाँ हैं। देखते हैं क्या यही दोनों हैं जिन्होंने गोली चलाई। अगर यही हैं तो पक्का इनसे किसी ने गोली चलवाई है। आप सही कह रहे हैं, मसला भारी था जमीन का, क्योंकि आज जमीन की कीमत भी तो भारी है ना। कविता जी अड़ी हुई थी, इसलिए आप सौदा नहीं कर पा रहे थे जमीन का। दरअसल कविता और उसके पति रघु जी इतने अड़े हुए नहीं थे। उनका बेटा, क्या नाम, जगदीश, बड़ा अड़ियल है। वही उकसाता था कविता और रघु जी को। तो अब कविता जी तो रही नहीं, आपके रास्ते का कांटा निकल गया। अभी मेरी बहन की लाश शायद उनके घर वालों को मिली भी नहीं होगी और उन्होंने मुझ पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। सर आप सोचिए, जब उन्हें मुझ पर इतना ही शक होता है तो क्या मैं पागल हूं जो मैं कविता को मरवाता? सीधी मुझ पर ही उंगली उठती ना सर। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो धीरज? सर इसमें बोलने जैसा क्या है? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की सफाई थे? घरेलू मामला तो, और ऐसे मामले को थोड़ी कोई गोली चलाकर सुलझाता है। और ऐसे मौकों पर घर के बाहर के लोगों को ही संदिग्ध बनाया जाता है, घर के अंदर कोई झांक कर नहीं देखता। तो आप ही हमें बता दीजिए, क्या घर के अंदर कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से कविता, आपकी कजिन बहन का कत्ल हुआ? एक साधारण घरेलू गृहिणी की पीठ में 5-5 गोलियां बनती जी। धीरज सर, एक बात आप साफ साफ जान लीजिए, मेरी बहन कविता साधारण घरेलू किस्म की औरत थी। क्यों? घर में किसी को आपत्ति थी उनसे? आप लोगों को कविता की बेटी अनीता के बारे में पता है क्या? वो एक बार नहीं, 2 बार तलाक से गुजर चुकी। तो क्या इन 2 तलाकों की वजह से कत्ल हुआ हो सकता है? सर, जमीन के विवाद की कड़वाहट को लेकर कत्ल हो सकता है, तो रिश्तों की खटास की वजह से क्यों नहीं? ये दोनों, दिलीप और गोविंद, 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन यही शामिल है इस कांड में। अनिल, सुपारी किसने दी? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पर फील्डिंग चालू है गुरु भाई। कुछ तो सूंघा होगा। एक बात है भाई, कोई और पेशेवर मर्डर तो हुआ नहीं इतने दिन से हमारे जोधपुर में। अब ये 2 पेशेवर यहीं थे, तो 2 और 2 4 तो इन्हीं के साथ हो रहा है ना। तो जल्दी इन दोनों का पता लगा। अगर ये दोनों मिले तो सुपारी देने वाला भी मिलेगा या मिलेगी। ओम धौ शांतिरपः शांतिरौषध्यः शांतिः वनस्पतयः शांतिः पृथिव्यै शांतिः नभः शांतिः मृत्युदेह शांतिः शांति शांति शांति। तुम अपना सोचो। नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अनीता का डिवोर्स उसका निजी मामला है, उसका मेरी सास के कत्ल से क्या ताल्लुक? शिखा, क्या तुम बता सकती हो वो शूटर्स कौन थे? मैं कैसे बता सकती हूँ? तो फिर मेरे सवालों का जवाब तुम सवालों से मत दो। जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा और पूरा जवाब दो, वरना अनीता को मुझसे बात करने दो। तो अनीता, तुम्हारी 2 शादियां टूटी, सही कह रही हूँ मैं? क्यों बताना चाहिए अनीता के तलाक के बारे में? उसमें बताने जैसा है क्या? छुपाने जैसा क्या है जगदीश? सर, हमने कुछ छुपाया नहीं। तो फिर बताया क्यों नहीं? लेकिन आपने कुछ पूछा भी तो नहीं साहब। और बताने जैसा कुछ है भी तो नहीं पापा। है जगदीश, परिवार में जो कुछ भी हुआ हो वो बताना जरूरी है मर्डर केस में। कहां की रंजिश कौन किस पर निकालेगा ये कोई नहीं कह सकता। हम पूछे ना पूछे, लेकिन आपको हर चीज बतानी है। अनीता की पहली शादी हुई 2012 में विजय राठौर के साथ, और उसका तलाक हुआ 2014 में। उसके बाद उसकी दूसरी शादी कराई 2015 में ईश्वर सोनी के साथ। तलाक पिछले साल हुआ 2017 में। दोनों टाइम तलाक का कारण क्या था? उसका पहला पति विजय राठौड़ पियक्कड़ बन गया था, मारता पीटता था उसे। और दूसरा पति ईश्वर सोनी? वो तो उस विजय से भी गया गुजरा था सर। लाडू से पाला है हमने अनीता को, जानवरों से बदतर सलूक होता था उसके साथ। जब वो सह नहीं पाई तब बोली हमसे। सर, क्या आप लोगों को विजय और ईश्वर के खिलाफ कुछ मिला है? क्या उन लोगों ने हमला कराया मेरी माँ पे? कोई कारण था उनके पास तुम्हारी माँ पे हमला करवाने का? डिवोर्स से नाखुश थे? वैसे डिवोर्स लेने का फैसला किसका था? क्या बात है जगदीश? रघु जी? अनीता, तू उस घर में अब कदम भी नहीं रखेगी। हम तलाक की मांग करेंगे। बात करते हैं ना विजय से और उसके परिवार से।
वादा लेते हैं उससे कि वो अनीता के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। इस तरीके से तलाक करवा के इसका घर नहीं उजाड़ना हमें। वो घर घर होता है क्या, जहाँ पति अपनी पत्नी को इस तरह से पीटे? माँ कुछ लेन देन चाहते होंगे, ना खुश रहे होंगे शादी में, जो मांगे है पूरी कर देंगे, सब सही हो जाएगा। मैं खुल के बात करता हूँ विजय से। विजय को अगर कुछ चाहिए था ना तो हिम्मत करके मांगता हमसे। ये कोई तरीका है मांगने का? और बात सिर्फ दहेज की होती ना तो अनीता अब तक कुछ ना कुछ जरूर बता चुकी होती। कविता, तलाक हर मसले का हल नहीं होता, बहुत महंगा पड़ेगा समाज में, हम सबको, अनीता को। अरे बाहर में जाए ऐसा समाज। जब मेरी बेटी पर कोई हाथ उठा रहा था और समाज आकर उस हाथ को ना रोक सके तो मुझे कोई लेना देना नहीं ऐसे समाज से। बहुत सहा है मेरी बच्ची ने, बस अब और नहीं। माँ अब आप कहेंगे कि ईश्वर से भी तलाक ले लो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारी बहन का क्या हाल किया है उसने? उसके बाद भी उस जानवर के पास भेजना चाहोगे उसे? शिखा, अगर जगदीश तुम्हें इस तरह से मारता पीटता तो तुम सह लेती? नहीं सहती माँ जी, गलत है ये तो। कविता, बड़ी मेहनत करके दूसरी शादी करवाई है अनीता की। तो हम और मेहनत करेंगे और तीसरी शादी करवाएंगे। विजय और ईश्वर गलत थे, इसके लिए गलती हमारी थी, हमने चुना, लेकिन इस बार सही चुनेंगे। ऐसे भी बिरादरी में इतनी बदनामी हो चुकी है। जब मेरी बेटी घर के अंदर दर्द से कराह रही थी तो बिरादरी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। सुनो जी, हमारे जमाने में औरतों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। हमारे जमाने में? मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया कविता? नहीं जी, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो इतना प्यार और इज्जत देने वाला पति मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगदीश भी शिखा के साथ में ऐसे ही पेश आए, और जब पंकज की शादी हो तो वो भी अपनी पत्नी के साथ में ऐसे ही पेश आए, और अनीता का तीसरा पति भी ऐसे ही पेश आए। 2 बार तलाक हुई औरत को हमारे इस शहर में एक अच्छा आदमी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक अनीता के लिए सीधा ढंग का इंसान नहीं मिल जाता है ना, अनीता यहीं रहेगी हमारे साथ। जगदीश, वकील को बुलाओ, तलाक का नोटिस भिजवा दो ईश्वर को। चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही माँ, हमेशा। अनीता, ये विजय और ये ईश्वर, क्या ये दोनों डिवोर्स के लिए खुशी खुशी राजी हुए थे? वो तो नहीं पता मैडम, मुझे इतना पता है कि वो दोनों मुझसे कभी खुश नहीं थे। रघु जी, आपकी पत्नी कविता जी एक मजबूत औरत थी। घर की नींव थी वो, छत भी थी। कविता मुश्किल फैसले बहुत सही तरीके से लेती थी, जो मैं कभी नहीं ले पाता। वाकई बहुत मजबूत औरत थी। हम सबकी ताकत थी वो। ये विजय राठौर का घर यही है? जी, मैं माँ हूँ विजय की। क्यों मिलना है? क्या आपको पता है कि विजय राठौर की भूतपूर्व सास कविता खत्री, उनका मर्डर हो गया है? जी पता चला, किसी ने बताया? मुझे इसी सिलसिले में विजय से बात करनी है। कहाँ है वो? काश आप ऐसा कर सकते। क्या मतलब? मेरे बेटे को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। ईश्वर सोनी यहीं रहते? जी हाँ, मैंने पढ़ा था अखबार में कविता जी के बारे में। कभी सास थी तुम्हारी? 1 साल पहले। 13 जून की रात मर्डर हुआ, उस रात को तुम कहाँ थे ईश्वर? मैं यहीं था सर, अपने घर पर आपको क्या लगता है इस सब में मेरा हाथ है क्या तुम्हारा? 2017 में मेरा तलाक हुआ था अनीता से, इस कविता खत्री की बेटी से। ये योगिता, मेरी वाइफ। 8 महीने पहले हमने शादी की है। हम खुश हैं सर, और कत्ल बतल करके मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? वो लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, पिछली जिंदगी जैसे। अनीता का पहला पति विजय राठौर 2 साल पहले लिवर फेलियर से उसकी मौत हो गई, पी कर। ईश्वर सोनी की 8 महीने पहले शादी हुई है योगिता से। खुश लग रहा है? मतलब दोनों ही एंगल्स बन नहीं रहे हैं कविता खत्री मर्डर केस में। सर, सामने से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर हाँ, खत्री खानदान पे थोड़ी रोशनी जरूर डाल रहा है। कैसे? सर, अनीता को 2 बार डिवोर्स लेने की सलाह देने से लेकर उसके साथ हमेशा खड़े होने में कविता का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन कविता का पति रघु और बेटा जगदीश, वो कभी भी डिवोर्स के पक्ष में नहीं थे, सुलह चाहते थे। पापा, ये वक्त मजबूत रहने का है। माँ ने सालों तक इस घर को संभाला है, उसके जाने के बाद हम इस घर को बिखरने नहीं दे सकते। तुम इनसाइड जॉब की तरफ इशारा कर रही हो?
कविता बहुत हावी होती थी रघु और जगदीश पर, तो क्या उन दोनों ने किया होगा सर? इम्पॉसिबल नहीं है। शूटर सीधा खिड़की पे आया, उसने सोई हुई कविता पर 5 राउंड फायर किए और फिर भाग गया। किसी और को मारने की कोशिश नहीं की या फिर कुछ और करने की कोशिश नहीं की, बल्कि रघु और पंकज उसी कमरे में सोए गए। अंदर आओ सर। आओ गुरु आओ। उन दोनों हिस्ट्री शीटर्स दिलीप और गोविंद पर कोई मूवमेंट? दोनों की खोज चल रही है सर, लेकिन टिप ये है कि कविता के कजन भाई बंशीधर के बेटे धीरज को उठा लो। 13 की रात को धीरज घर पर नहीं था, सुबह सुबह लौटा है। और धीरज था कहाँ? वो तो आप पूछिए, लेकिन खबर पक्की है, धीरज हड़बड़ाया हुआ था और उसका बाप भी टेंशन में घूम रहा है। आपके पास सबूत क्या है कि मैं 13 जून की रात घर पर नहीं था? कई हैं, और उनमें से एक है नरेंद्र शुक्ला, तुम्हारा पड़ोसी, जिसने 14 जून की सुबह तुम्हें घर आते देखा। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी बुआ कविता खत्री का मर्डर करने गया था। खबरों ने एक बहुत ही खटकने वाली खबर दी है। कैसी खटकने वाली खबर? सर, अनीता का पहला पति विजय राठौर, वो शराब पीता था, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सर वो अनीता को कभी पीटता नहीं था। और ईश्वर? एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ईश्वर अपनी पत्नी को पीटता था, या फिर ईश्वर ऐसा आदमी हो जो अपनी पत्नी को पीट सके। और ऊपर से ये बात भी कही कि ईश्वर की दूसरी पत्नी योगिता, वो उसके साथ काफी खुश है। ओह, तो इसका मतलब खत्री परिवार ने कविता के बारे में हमसे झूठ बोला, या फिर अनीता ने खत्री परिवार से मारपीट का झूठ बोला? सर, मुझे किसी सीनियर ऑफिसर से बात करनी है। कौन हो तुम और क्या बात है? मैम, मेरा नाम श्रुति मौर्य है और मैंने सुना है आप लोगों ने धीरज को अरेस्ट किया है। क्या कहना है तुम्हें? सर, मैम, धीरज आपसे कभी सच नहीं बोलेगा। कौन सा सच? कि उसने अपनी बुआ कविता खत्री का मर्डर करवाया? नहीं सर, ये सच नहीं है। सच ये है कि 13 जून की रात मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे और धीरज मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आप समझ रहे हैं ना? सर, किसी भी सूरत में मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसका श्रुति के घर था। सर, हम अलग अलग कास्ट से हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर ये बात उन्हें पता लगी तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। सर, मैं नहीं चाह रहा था कि श्रुति का नाम सामने आए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था मैं। सर, हम सच कह रहे हैं। धीरज, जब तक हम ना कहें तुम जोधपुर छोड़कर बाहर नहीं जाओगे। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई। वो पेशेवर हथियार हैं, अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। अरे मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? वाह, कविता जी का मर्डर होने के बाद पहली बार ये पूछना किसी ने जरूरी समझा। और अनीता ने मेरे पति के खिलाफ घिनौने और बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि ये मेरी जिंदगी में आए। और मुझे खुशी है कि आप इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि पूछ रहे हैं इस बारे। तो बताइए, सच क्या है? सच तो ये है सर कि अनीता झूठ बोलती थी। मैंने बेल्ट वेल्ट से तो क्या, कभी इसको थप्पड़ तक नहीं मारा, कभी हाथ तक नहीं उठाया उसको। तो फिर अनीता अपनी माँ से झूठ क्यों बोलती थी? वो तो सर आप उसी से पूछिए। लाडली थी उस घर की, जो वो बोलती उसकी माँ सच मान लेती थी। ये बिल्कुल झूठ था कि विजय पीकर अनीता के साथ मारपीट किया करता था। ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर अनीता और उसकी माँ कविता खत्री ने जब उस पर मारपीट का आरोप लगाया तो विजय ने मना क्यों नहीं किया? देखिए, विजय पियक्कड़ था, ये सभी जानते थे, फिर एक पियक्कड़ की बात पे कोई भरोसा क्यों करता? ऊपर से अगर विजय अपनी सफाई में कुछ भी कहने की कोशिश करता तो मारपीट, दहेज वहेज कोई भी केस ठोक देते अनीता और उसके घर वाले। इससे तो हमारी मुसीबत और दुगनी हो जाती ना। 99% केसेस में क्या होता है, लड़की जैसे ही लड़के पे मारपीट का आरोप लगाती है, लड़का जेल के अंदर। आप तो जानते ही होंगे, आप ही लोग करते हैं। और मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं था, ऊपर से मैं शौक था अनीता ने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगे, इसलिए चुपचाप डाइवोर्स दे दिया। अनीता, क्या ये सच है? अनीता, माँ तेरे लिए इतना लड़ी, हर बार तेरा साथ दिया, और तूने झूठ बोला क्यों? अनीता, हम कहीं सुनी पर नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत छानबीन करके पता लगाया है कि ना तो विजय राठौड़ तुम्हें टॉर्चर किया करता था और ना ईश्वर सोनी। तो फिर माजरा क्या था? और तेरी माँ तेरे इस झूठ को पकड़ ही नहीं पाई, कैसे? अनीता, क्या तुमने ये सारा नाटक, ये सारे झूठ रतन सिसोदिया के लिए बोले? ये चैट मैसेजेस, ये सारे मैसेजेस तुम्हारे हैं रतन सिसोदिया के साथ। और अनीता, इन्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी काफी पुरानी जान पहचान है उससे। हम सब जानते हैं रतन, हमारे एरिया में ही रहता है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। पधारो हमारा देश। जोधपुर के इस शानदार शहर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं
रतन सिसोदिया, आज के लिए आपका टूर गाइड। मैं वादा करता हूं कि आज के दिन ना तो मैं ना ये शहर आपको किसी भी तरह से निराश करें। तो आज के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉप है जोधपुर का घंटाघर। वहां से हम मशहूर मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे। ये जोधपुर की शान माना जाता है। अभी 11:30 बज रहे हैं, हम 1 बजे तक यहीं रहेंगे। वैसे तो इस शानदार गढ़ को पूरी तरह देखने और समझने के लिए पूरे 2 दिन लगते हैं। अनीता जवाब दे, कब से चक्कर चल रहा है तेरा रतन सिसोदिया के साथ? बोल। कोई बात नहीं, हमारी टीम गई है उसे लाने। 2 डंडे मारेंगे, सारा चक्कर सामने आ जाएगा। नहीं नहीं सर, आपसे कभी नहीं मारेंगे। और हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, प्यार है हमारा, सच्चा प्यार, सालों का प्यार। तुम्हारी पहली शादी से भी पहले का? तो ये विजय और ईश्वर वाली बात हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया तूने? हाँ? तेरी मां को यह सब कुछ मालूम था? बिल्कुल नहीं पापा, हम सब लव मैरिज के खिलाफ थे। मैं कभी अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाई। तेरी मां एक टांग पर खड़े होकर सबसे लड़ी। जानती हूँ पापा, पर मैं फिर भी कभी कुछ नहीं कह पाई। और वैसे भी आप खुद ही तो कहते थे कि मैं कभी अपने पसंद का लड़का नहीं चुन सकती। अरे कहा था तो क्या तू ऐसा कर देगी? 2 लोगों पर झूठे इल्जाम। अनीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता जी ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो और तुमने रतन के साथ मिलकर उन्हें? नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? रतन तो खुद 1 महीने बाद भैया और पापा से मेरा हाथ मांगने वाला था। 8 साल पुराना रिश्ता है हमारा। मैं उससे शादी करना चाहता था। हम सबको सब कुछ बताने वाले थे साहब। और उसके पहले ही कविता जी को पता चल गया, और इससे पहले कि वो किसी और को कुछ बोलती या विरोध करती, तुमने उन्हें मरवा दिया। अनीता सच बोल। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर रतन ने ये सब करवाया है ना, मैं कभी उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। अब रतन पे इल्जाम लगा रही है, जैसे पहले विजय और ईश्वर पे इल्जाम लगाया। हाँ, उन दोनों की जिंदगी खराब, यहाँ हम सब परेशान, बस इसे झूठ के लिए। डर के मारे मैंने झूठे इल्जाम जरूर लगाए थे, पर ये भी बिल्कुल सच है पापा, मैंने या रतन ने माँ को नहीं मरवाया है। साहब, गरीब फैमिली से हूँ, बहुत मुश्किल से मेहनत करके टूरिस्ट गाइड बना हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनीता की माँ को मारकर मैं उसे शादी कर पाता? शायद वही सबसे बड़ी अड़चन हो। अड़चन कैसी साहब? वो तो हमेशा अनीता का साइड लेती थी, अड़चन दूर करती थी, बल्कि सपोर्ट करती है हमारा। लव मैरिज में नहीं करती। करना होता तो पहली शादी के पहले ही बोल दिया होता अनीता ने घर पे। साहब, अनीता का 2 बार डिवोर्स हो चुका है। अब जाके मैं उसकी माँ से उसका हाथ मांगने वाला था। तो तुझे मालूम था कि अनीता जो कुछ भी अपने पतियों के बारे में बता रही है वो बड़ा चढ़ा कर बता रही है? साहब, अंदाजा था मुझे, लेकिन मैं और अनीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो माँ उसके पतियों के साथ खुश कैसे रह पाती? और साहब, उसकी माँ को मारकर मैं उसके साथ कैसे खुश रह पाऊंगा? सर जी, अनीता और रतन की पिछले महीनों की मूवमेंट नहीं करी। किसी सुपारी वाले से मिलने की कोई निशानी नहीं है। दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत की कोई खबर? सारे पुलिस स्टेशन अलर्ट पर हैं, फिर भी उनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। मेरे बंदे सारे हिस्ट्री शीटर्स का भेजा खा रहे हैं, कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा। पेशेवर हैं तो सुपारी तो निकली होगी इस कविता खत्री की। कविता का पति रघु और बेटा जगदीश, इनके खिलाफ भी कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। मेरा शक इन पर ज्यादा जाता है। कहीं कोई गेम तो नहीं खेले दोनों? कोई बीच वाला रेफरी होगा इस गेम में, जिसके जरिए ये दोनों पेशेवर हत्यारे गोविंद और दिलीप के कांटेक्ट में आए होंगे। क्योंकि सर जी, इंटरनेट से ढूंढने से कोई पेशेवर हत्यारा तो मिलेगा नहीं, और शायद वही बीच वाले बंदे की वजह से आपको ये बाप बेटे के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा हो। गुरु, इनकी फर्टिलाइजर की दुकान है, तू एक अलग टीम लेके जा। जितने भी दोस्त हैं, दुश्मन हैं, इनके सबको खंगाल। कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। शिखा जी? क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि अनीता और रतन के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है? मुझे कैसे पता होता? ये सब कुछ अब जाकर तो सामने आ रहा है, और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपको नहीं बताती? देखो, अगर गलती से भी पुलिस वाले तुमसे पूछे तो तुम पुलिस वालों को भी यही। कुछ नहीं मिला सर। वो लड़का धीरज और उसका पिता बंसीधर, कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। कविता खत्री की किसी से कोई पर्सनल लड़ाई, किसी अगल बगल के पड़ोसी से? जी नहीं सर, सिवाय कविता के कजन ब्रदर के साथ जमीन का मसला और बेटी के दोनों डिवोर्स की टेंशन को छोड़कर सारा ट्रैक कोर्ट क्लियर है। मतलब हम घूम घूम कर वहीं आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। इस केस में हमें कोई लीड मिल क्यों नहीं रही है? ये दोनों हत्यारे दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत आखिर कहां छुपे हैं? जब तक हम इस केस के आखिर तक पहुंचते
हमें पता चलता कि आखिर वो कारण क्या था जिसकी वजह से हमें कोई लीड नहीं मिली थी। लेकिन ऐसा होने में अभी देर थी। कविता खत्री के कत्ल को लगभग 2 महीने हो चुके थे। तब एक अजीब सी खबर हमारी टेबल पर आई, एक और कत्ल की प्लानिंग के बारे में। लेडीज टेलर का मर्डर। नंदलाल नाम है, नंदलाल सैनी। अपने मेहता नगर में ही दुकान है उसकी। कौन करने वाला है अनिल? कमलेश वर्मा करके एक हिस्ट्री शीटर है। उससे खबर मिली है कि दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत ये मर्डर करने वाले हैं। दिलीप और गोविंद दोनों जोधपुर में? कहाँ है ये नहीं मालूम। कमलेश उनका पुराना साथी है, उसने बताया। कब होने वाला है नंदलाल का मर्डर? वो कुछ नहीं बोला, पर खबर कमलेश को कल रात को मिली कहीं से। लेकिन ये लेडीज टेलर नंदलाल सैनी अंडरग्राउंड चला गया और दुकान पर ताला है। फोन भी बंद है और मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं पता है कि नंदलाल गायब कहाँ हो। तेरे से पहले नंदलाल को टिप मिली होगी कि दिलीप और गोविंद आ रहे हैं उसके। पर ये दोनों लेडीज टेलर को क्यों मारने वाले हैं? किसी लेडीज पे कोई हाथ वाथ डाला क्या? उसी टाइप की कोई दुश्मनी निकल रहे हैं? पता नहीं सर, और ये भी नहीं पता कि मारने का कब प्लान है। अगर प्लान बना है तो ये दोनों दिलीप और गोविंद या तो जोधपुर आ चुके हैं या आने वाले हैं। फैल जाओ सब, चप्पा चप्पा छान मारो। वैसे भी हमें दिलीप और गोविंद चाहिए चाहिए। कविता मर्डर केस में खोद डालो पूरे शहर को इन सालों के लिए। पूरे जोधपुर में एक सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया गया इन 2 हिस्ट्री शीटर्स को धरने के लिए, दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत। लेडीज टेलर नंदलाल सैनी के लिए भी खोज की गई, जिसके कत्ल की टिप हमें दी गई थी। हमें पता चलने वाला था कि नंदलाल सैनी 2 रात पहले ही घर छोड़कर निकल गया था। अब सवाल यह था कि वो ऐसा क्या जानता था या उसने ऐसा क्या किया था कि 2 पेशेवर शूटर्स उसके पीछे पड़े थे। क्या किसी ने उसकी सुपारी दी थी? अब हमें नंदलाल के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मिली। सर, पता चला है कि नंदलाल के गैंगस्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स थे और पेशे से लेडीज टेलर। जी सर, और वो दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत इन दोनों के टच में भी था। और अब वो दोनों इसे ठोकना चाहते हैं। कहीं हमें घुमाया तो नहीं जा रहा है? सर, दिलीप और गोविंद का पुराना साथी कमलेश वर्मा काफी कुछ जानता है ये दिलीप और गोविंद के बारे में। उमेद भवन रोड पे एक गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है। सर, पहली टिप इसी ने दी कि नंदलाल को खतरा है इन दोनों से। उठा लो इस कमलेश वर्मा को। पकड़ा नहीं रहा था। किसकी सुपारी थी? वो जो लेडीज को ठोका था ना बसेरा कॉलोनी में। बसेरा कॉलोनी में? वो कविता खत्री मर्डर केस? जी जी वही। नंदलाल ने कविता की सुपारी निकाली? सुना तो यही है, क्यों निकाली मुझे नहीं पता साहब। हम किसी नंदलाल टेलर को नहीं जानते। ना, मैं भी नहीं जानती। मैं भी नहीं जानती। रघु जी, हमें पता चला है कि इसी लेडीज टेलर नंदलाल सैनी ने आपकी पत्नी कविता जी की सुपारी निकाली। पर क्यों? हम में से किसे दुश्मनी है उसकी? फिलहाल हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द हथियारे हमारे हाथ में होंगे और हमें पता चलेगा कि कविता जी की सुपारी किसने दी थी। सर, मैं नंदलाल सैनी की कॉल हिस्ट्री छाट रही थी। एक अजीब कनेक्शन मिला। मेरी जैसलमेर में एक लेडी से बात हुई थी। ये नंदलाल सैनी की उस लेडी से लगातार फोन पे बात और चैटिंग होती रही है। कौन है ये लेडी? हिना कुरैशी। हिना कुरैशी रतन सिसोदिया के फोन रिकॉर्ड से फीचर करती थी, राइट? राइट सर। और यही हिना कुरैशी टेलर नंदलाल सैनी से भी बात करती है, जो इस वक्त अंडरग्राउंड है और जिसे सुपारी दी है दोनों शूटर्स को, कविता खत्री की। यस सर। उठा लें सर हिना को। उठा लो अनुज, मगर शोर ना हो। यह केस पक्का अनीता और रतन से ताल्लुक रखता है। यह अनीता हद से ज्यादा झूठ बोल रही है। माँ जी ने कभी तुमसे जिक्र किया था इस नंदलाल टेलर का? नहीं, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर ऐसी भी क्या दुश्मनी रही होगी उसकी माँ जी से? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है पापा। कोई दर्जी माँ का कत्ल क्यों करवाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे घर ऐसा क्यों हुआ? कविता ने आखिर नंदलाल के साथ ऐसा क्या किया था? हर एक लेडीज टेलर को जानना गुनाह कैसे हो गया? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैसे है कि मैं किसी मर्डर में शामिल हूँ? जोधपुर में तुम्हारा मायका जिस एरिया में है, नंदलाल टेलर की दुकान भी उसी एरिया में है ना, मेहता नगर। अरे मैडम, उस एरिया में कौन नहीं है? दर्जी से लेकर मंत्री तक सब तो है। नंदलाल ने बसेरा कॉलोनी में रहने वाली कविता खत्री की सुपारी निकाली। वो तुम्हें जानता है, तुम रतन को जानती हो, और रतन कविता खत्री की बेटी अनीता खत्री को प्यार करता है।
तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना। इत्तेफाक है ये मैडम कि मैं इस टूरिस्ट गाइड और इस लेडीज टेलर को जानती हूँ। बाकी मुझे कविता खत्री के बारे में कुछ नहीं पता है। बाकी बातें हम थाने में करेंगे ही ना। अच्छी जगह है वो झूठ बोलने के लिए। अब इस केस की हकीकत सामने आने वाली थी जो हमारे होश उड़ाने वाली थी। चल लेडीज टेलर, अब पूरी कहानी बता, क्यों दी सुपारी? ये दिलीप और गोविंद का एंगल तो क्लियर है, इन्होंने ट्रिगर दबाया। अपना और हिना का एंगल बता। चल। ये हिना तो कह रही है कि इसका इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। अरे साहब, जो कुछ भी लेना देना है सब इसी का है। झूठ बोल रहा है साहब ये। मेरी उस कविता खत्री से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। मालिक आप तो जानते हैं कि हमारी निजी दुश्मनी थी नहीं। हमने तो बस अपना काम किया, हमने घोड़ा दबाया बस। और साहब वही तो इस पूरे माजरे की जड़ है। ये भाई लोगों ने गलत निशाने पे दबा दिया घोड़ा। गलत निशाना? मालिक 13 की सुबह हम उसके घर के बाहर गए थे, मैं और नंदलाल। ये तो उससे शादी करना चाहता था। शादी कर रहा तू? पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे हम दोनों। दो पतियों को तलाक दे चुकी है अनीता, तो अब जाकर उसके माँ बाप से बात करने वाला हूं मैं। यहाँ देख, मेरे साथ मजे मार रहा था। हिना तू भी तो मजे ही मार रही थी ना अपने शौहर आमिर कुरैशी के पीठ पीछे। जब मेरे पीछे पड़ा था तब तूने मुझे बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तू शादी करने वाला है। क्या फर्क पड़ता है हिना? देख, उसका तेरे मेरे बीच आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वो अपनी जगह है और तू अपनी जगह। और वैसे भी मैंने तुझसे कोई शादी वादी का वादा तो नहीं किया था ना? रतन, मैंने हमेशा तुझे सब कुछ बताया, एक एक बात बताई। शादीशुदा हूं, पहले जो जो किया है सब कुछ तूने बताया। बताने से क्या बदल जाता? तू शादीशुदा है, घर गृहस्थी है, और हफ्ते में का दिन मैं हूं, वो तो आगे भी रहूंगा। तो फिर क्यों जलवल कर बीवी वाली हरकतें कर रही है? रहने देना। और वैसे भी मेरी असली जिंदगी अनीता है और तेरी असली जिंदगी आमिर मियां है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बस एक टाइम पास है। तस्वीर दिखा अपनी असली जिंदगी की। कौन है?